हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। यहां ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर फ्री में पढ़ा दिए फिर आपसे कहें कि भाई आप हमारा कोई कोर्स या सब्सक्रिप्शन खरीदो। आप तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। फ्री का मतलब क्या? पूरी चैप्टर आपको टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सभी आपको कंप्लीटली फ्री मिलते हैं यहां आपके चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने वीडियो से क्या देखने वाले हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो आपके लिए होने वाला है उसमें हम देखेंगे विनिर्माण उद्योग, जो हमने अभी चैप्टर अपना कंप्लीट किया था क्लास 10th का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसी चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आप करेंगे? तो हम इसमें कुछ करेंगे अति लघु उत्तरीय जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले हैं, जिनका आंसर हम 1 या 2 या 3 लाइन में देंगे। कुछ करेंगे कुछ प्रश्न आपके रहेंगे इसमें लघु उत्तरीय जो थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं, 5-7 लाइन के अंदर कंप्लीट करते हैं। और तीसरे टाइप वाले क्वेश्चन होंगे जिनको कहेंगे आप दीर्घ उत्तरीय। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो हम देखने वाले हैं। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय जिसको आप वेरी शॉर्ट आंसर कहते हैं, लघु उत्तरीय जिसको आप शॉर्ट आंसर कहते हैं, और दीर्घ उत्तरीय जिसको आप लॉन्ग आंसर कहते हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कहलाते हैं, हम ये तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब ये वाला चैप्टर तो आपने पढ़ ही लिया होगा पूरा। जिसने भी इस चैप्टर का अभी तक नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर जाए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, और वहां पर जाकर आप विनिर्माण उद्योग का कंप्लीट चैप्टर पूरा देख सकते हैं। वहां पर आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते चलते हैं और उसका आंसर देखते चलते हैं और हम अपने तरीके से समझने की भी कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, विनिर्माण उद्योग क्या है या विनिर्माण क्या है? ये चैप्टर का ही नाम था, तो हमने बात करी थी कि विनिर्माण क्या है कि अगर आपका कोई माल जिसको आप कच्चा माल कहते हैं, उस कच्चे माल को आप अगर प्रोसेस कर देते हैं, मतलब किसी मशीन में या किसी कारखाने में डाल देते हैं, अगर उसको आप प्रोसेस कर देते हैं कोई मशीन या कारखाने के अंदर, और उससे जो माल बनता है, यहां पर जो भी माल आएगा, जो भी सामान आएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, उसको कह देंगे आप विनिर्माण। अपन ने उदाहरण लेकर भी कई बार देखा हुआ था कि अलग अलग प्रकार के उदाहरण। तो इसमें क्या हुआ, कच्चे माल की यहां पर कीमत क्या है? कम। कीमत क्या है? कम। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान इसमें कुछ चीजें की जाएंगी, जैसे मान लो आपका सूत ही था, जैसे मान लिया अपन ने कपास ही था, लेकिन कपास को यहां पर कुछ किया और करने के बाद उसका कपड़ा बना दिया। तो रुई की तुलना में या कपास की तुलना में कपड़े की कीमत क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यही विनिर्माण क्या हो गया? कच्चे माल को मूल्यवान बना देना या कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना ना। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में या बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। विनिर्माण का मतलब वस्तु निर्माण भी होता है। तो ये हमें इसका शॉर्ट आंसर देना था। क्लियर ये बात क्या है? ये अपन कॉन्सेप्ट में पढ़ भी चुके हैं, एक बार मैंने अभी फिर से आपको बताया ताकि आप याद रख सकें। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। भौतिक मतलब फिजिकल कारक जो होते हैं उनको हमें बताना है ना, जो प्रकृति के द्वारा या जो आपकी संरचना के ऊपर आधारित होते हैं उनको बताना है। सिर्फ नाम लिखना है, चूंकि ये अति लघु उत्तरीय है, वेरी शॉर्ट आंसर है। तो एक तो हो गया आधारभूत ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो, जो अब जहां पर आप कंपनी लगा रहे हैं। फिर कच्चा माल, अब ऐसा तो नहीं कच्चा माल बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। और जल की उपलब्धता, या यहां पर आप जल की जगह क्या लिख सकते हैं? शक्ति साधन की उपलब्धता। शक्ति साधन की उपलब्धता, शक्ति साधन की उपलब्धता। आप जल की जगह ये भी लिख सकते हैं। जल भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे उद्योग क्या है अपना अवशिष्ट जल में डालते हैं, है ना। या इनके अलावा जल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? शक्ति साधन। लाइट, कोयला और जल, तीनों बातें इसके अंदर आ जाएंगी। तो जल की जगह क्या लिख देंगे? शक्ति साधन लिख देंगे। तो ये हमें इसके अंदर लिखना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न नंबर 3 कहता है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक, मतलब जिसमें हमारा मतलब इंसान का योगदान होगा। मानवीय कारक मतलब जिसमें इंसान का योगदान होगा। भौतिक कारक मतलब जिसमें आपका योगदान बहुत कम या ना के बराबर होगा या आपका होगा नहीं। तो एक तो हो गया कि भाई श्रम कौन करेगा? मजदूरी तो मजदूर ही करेगा। तो मजदूर कौन होता है? वो भी इंसान होता है। इंसान कौन होता है? वो भी मानव होता है। तो एक मानवीय कारक तो ये हो गया।
दूसरा पैसा किसके पास होता है, बंदरों के पास कि इंसानों के पास, तो वो भी इंसानों के पास होता है। दूसरा मानवीय कारक, ये भी होगा, इसको भी मानव रखता है। और तीसरा बाजार में कौन जाता है, जानवर की इंसान, ये भी इंसान जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, मानव हो गए। तो ये तीन कारक कौन से हो गए, श्रम, चूंकि मजदूरी कौन करेगा, मजदूर इंसान करेगा, और पूंजी किसके पास होगी, वो भी इंसानों के पास होगी, और बाजार में कौन जाएगा, वो भी इंसान जाएंगे। तो ये तीन पार, चूंकि आपको फैक्ट्री चलानी है तो श्रम की जरूरत है, फैक्ट्री कैसे चलेगी, जो लोग काम करेंगे उनको वेतन देना है, माल खरीदना है, तो पूंजी मतलब पैसे की जरूरत है, वो माल बेचने के लिए बाजार की भी जरूरत है। तो ये तीन बेसिकली क्या हो गए, आपके मानवीय कारक हो गए, है ना। तो ये तीन मानवीय कारक हो गए। अगला देखते हैं आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाएं, मतलब बेसिक इंडस्ट्री क्या है या आधारभूत उद्योग क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो आप किन को आधारभूत कहेंगे या किस उद्योग को आप आधारभूत उद्योग कह सकते हैं। तो हम उन उद्योगों को आधारभूत कहेंगे कि ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योगों को कच्चा माल और अन्य सामान की आपूर्ति करता हो, उसको आप आधारभूत उद्योग कहेंगे। जिससे उसके बिना दूसरे उद्योग चल ना पा रहे हों, वो आपका आधारभूत उद्योग कहलाएगा। तो क्या लिख देंगे, ये ऐसे उद्योग या ये उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल या अन्य सामानों की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या लिख देंगे, लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन आदि उद्योग। तो ये इसके अंदर हो जाएगा कि भाई ये उदाहरण भी बता दिए। चूंकि लोहा क्या होगा, लोहे से मशीनरी बनेगी, वो भी कई सारी जगह पर जाएगी। तांबे का भी कई सारी फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होगा, वैसे ही एल्यूमिनियम का कई सारी जगह कच्चे माल के रूप में प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 5, सार्वजनिक उद्योग से आप क्या समझते हैं, बताना है हमें। तो हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक उद्योग मतलब जिनको सरकार या सरकारी एजेंसियां संभालती हैं, उनका मैनेजमेंट सरकार या सरकारी एजेंसियां करती हैं, उनको हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित मतलब जो मैनेजमेंट होता है, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं, या वे उद्योग जिनका प्रबंधन सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि वे उद्योग जिनका प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है, जिनका प्रबंधन सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक, बात एक ही है, सिर्फ भाषा बदल कर बोल दिया। तो उन्हें क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का ही मतलब होता है, क्या कह देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओएनजीसी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये क्या हो जाएंगे, सब सरकारी एजेंसियों के द्वारा इनको डील किया जाता है या इनका प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सब क्या हो गए, आपके सारे के सारे कैसे हो गए, सार्वजनिक उद्योग हो गए, जहां सरकारी एजेंसियां डील कर रही हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों के उदाहरण देना है ना, कृषि पर आधारित उद्योगों के उदाहरण दें। नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, कपास। कपास में कपास की खेती होती है कि नहीं, कई सारे लोग के घर में होती होगी कपास की खेती की, कपास की खेती कई सारे लोग के घर में होती होगी। भाई कपास का पौधा आ गया, उससे कपास निकल गया, फिर उसको बेचते हैं। ऊन कृषि आधारित है कि नहीं है, तो ऊन भी कृषि आधारित है। कैसे है, चूंकि पशुपालन जो है वो इनडायरेक्टली इसी के ऊपर आधारित है कि भाई भूसा वगैरह ये आएगा तो कृषि पर ही आधारित, तो वहां से भी निकल जाएगा। या कुछ मोटा कपड़ा हम अलग अलग तरीके के कृषि उत्पादों से भी तैयार कर लेते हैं, कपास से भी कुछ मोटा कपड़ा तैयार होता है, लेकिन ऊन जो है वो भेड़ के बाल या इनसे भी हम तैयार करते हैं। सिल्क, इसके लिए भी आपको सहतूत का पेड़ लगाना पड़ता है, मतलब कृषि करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर आप इनको सिल्क का उत्पादन कर पाते हैं सहतूत के पौधों पर। रबर भी क्या होता है, पेड़ के ऊपर कट लगाना पड़ता है, रबड़ का पेड़ होता है, उस पेड़ पर कट लगाना पड़ता है, तो ये भी खेती से जुड़ा है। चीनी, इसका कैसे होगा, चीनी चूंकि गन्ने से बनेगी तो ये भी गन्ना भी उगाया जाएगा। चाय का भी बागान होता है, पत्तियां तोड़ी जाती हैं। कॉफी का भी पेड़ होता है। तो ये सब क्या हो गए, आपके सभी के सभी क्या है, आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। इनमें से जितने नाम याद रह जाए, 3-4 नाम तो आप लिख ही देंगे कौन कौन से है ना। अगला है सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो लिख देंगे सकल घरेलू उद्योग में वस्त्र उद्योग की भागीदारी कितनी है, 4% है। ये हमें आंसर इसमें देना है। सिर्फ उन्होंने प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत डायरेक्टली बता देंगे। अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहां पर संकेंद्रित था, या संकेंद्रित की जगह ये भी लिख सकते हैं कहां पर केंद्रित था, एक ही बात है।
कि जहां पर इनकी संख्या ज्यादा थी, ये उन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहे थे। तो शुरुआत में ये कैसे इलाकों में लगाए गए थे, जहां पर कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में था और जहां से हम विदेश बेच पाए। तो ये कहां लगाए गए थे, चूंकि यूरोप से हमारा आना जाना था और हमारा देश है ये, है ना। अगर हम ऐसा नक्शा बना दे तो यूरोप कहां है, इसके इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब इसके पश्चिम में है। तो उद्योग क्या होंगे, इसी वाली बेल्ट में लगे होंगे। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये लगाए गए थे। क्लियर। तो कहां कहां पर केंद्रित थे, महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों में ये सकेंद्रित थे या सीमित थे, ऐसा हम लिख सकते हैं यहां पर। क्लियर ये बात कि सूती वस्त्र उद्योग कहां थे, गुजरात और महाराष्ट्र में सकेंद्रित या वहीं तक सीमित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में पहला पटसन उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया। तो पटसन उद्योग मतलब क्या हो गया, वो ऐसे उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपने देखा वो बोरे बनाते हैं ना, जो वो कहलाता है पटसन उद्योग। तो ज्यादातर ये बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो हम ये देखें, भारत में पहला पटसन उद्योग 1855 में कलकत्ता के पास एक जगह है रिसरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। भारत के पहले कौन सा उद्योग हो गया, भारत का पहला पटसन उद्योग हो गया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, कौन से उद्योग खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, ये बताना है। तो हम किनको, आपको पता है खनिज आधारित उद्योग किसको कहेंगे, वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में लेते हैं या कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। फिर मतलब अगर इसके अपोजिट हो जाएगा तो वो उल्टी वाली बात हो जाएगी, मतलब जो खनिज आधारित नहीं है, अलौह खनिज वाली जो बात हो जाएगी, वैसा हम लिख देंगे वहां पर। अगर ये बदलते हैं कि कौन से उद्योग खनिज आधारित नहीं कहलाते हैं, तो हम लिख देंगे भाई जो उपयोग नहीं करते खनिज का, वो नहीं कहलाते हैं। ये बात क्लियर कि वो जो कच्चे माल का उपयोग खनिज और धातुओं के रूप में करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग होगा, है ना, बेसिक उद्योग कौन सा होगा, है ना, या जो रीढ़ है वो कौन सा होगा। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग होगा, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग जो भी और दूसरे उद्योग हैं इनके अलावा, वो इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। अगर ये लोहा इस्पात उद्योग मशीनरी ना बनाए तो वो काम नहीं कर सकते। तो ज्यादातर उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। इस कारण से किस उद्योग को कहते हैं हम, आधारभूत, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखना प्रश्न नंबर 12, देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र किन किन राज्यों में स्थापित है ना, कहां कहां पर इनकी स्थापना है, कौन कौन से राज्यों के नाम बताने हैं। तो कौन कौन से राज्यों में स्थापित है एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र, उड़ीसा के अंदर स्थापित है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित है, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में ये केंद्रित है या तमिलनाडु राज्यों में ये स्थित है ना। तो ये राज्यों के बस नाम लिखने थे, तो अपन ने लिख दिए कि भाई आप उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तापीय प्रदूषण समझ में आता है, कुछ ताप वाली बात है, तापमान बढ़ जाता होगा, वैसी कुछ बात है। तो तापीय प्रदूषण खास तौर से आप समझेंगे ये किस प्रदूषण संबंधित है, जल प्रदूषण का ही हिस्सा है। तापीय प्रदूषण किससे संबंधित होगा, ये जल प्रदूषण का ही एक प्रदूषित करने का एक तरीका है, उसको तापीय प्रदूषित कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब कारखानों या ताप घरों में, है ना, कारखानों या ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए सीधे नदी या तालाब में भेज दिया जाता है। सीधे कहां पर, नदी या तालाब में भेज दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तब जल में तापीय प्रदूषण होता है। कैसा तापीय, चूंकि नदी का तापमान कुछ अलग होगा, आपने बहुत गर्म पानी डाल दिया तो वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान करेगा। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, तापीय प्रदूषण कहते हैं। क्लियर बात कब होगी, जल में जाता है कारखानों या ताप घरों का गर्म जल, वो जाएगा तो उसको क्या कर देगा, ये गर्म कर देगा, तो फिर उसको तापीय प्रदूषण कहा जाएगा। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट कितने स्वच्छ जल को प्रदूषित कर सकता है, कितने को कर सकता है प्रदूषित। तो ये 1 लीटर जल या 1 लीटर अवशिष्ट कितने को करता है, लगभग 8 गुना जल को प्रदूषित कर सकता है ना, लगभग कितने को, 8 गुना को प्रदूषित कर सकता है। तो ये या दूषित कर सकता है, ये अपन इसमें लिखेंगे। तो ये आपके सारे वेरी शॉर्ट आंसर या अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमने लगभग 14 के आसपास देख लिए हैं, तो ये हम यहां खत्म करते हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, अगले प्रश्न कौन से स्टार्ट होंगे, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। अब देखो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पहला क्या कह रहा है, भारत के आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। या इसको उन्होंने दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश करी है कि विनिर्माण उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, कथन
की उदाहरण से पुष्टि कीजिए। तो हमें ये बताना है कि भाई क्या है, कैसा है, हम ये बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि भाई पहला पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट में लिख दें या पैराग्राफ में, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने को विनिर्माण कहते हैं। ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और कृषि से निर्भरता कम करते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं, निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा का जो अर्जन है या भंडार है वो बढ़ता है ना। तो ये सब क्या हो रहे हैं कि ये सब पैसे कमाने की बात हो रही है। जब पैसा आएगा तो आर्थिक विकास में क्या है, पैसा ही बड़ी चीज है। विदेशी पैसा आएगा तब भी हमें फायदा हो रहा है, देसी पैसा आएगा तब भी हमें फायदा हो रहा है। तो हम ये 5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं कि हमने विनिर्माण कर दिया, कृषि से निर्भरता कम कर दी, कृषि का आधुनिकीकरण कर दिया, ये भी लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण करने से क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, है ना, क्षमता बढ़ेगी। क्षेत्रीय असंतुलन जो है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आप उद्योग लगा दो, उन क्षेत्रों में आप उद्योग लगाएंगे तो जो उनका पिछड़ापन है वो भी दूर होगा, उनका भी विकास होगा। तो ये सारे पॉइंट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विनिर्माण के महत्व का वर्णन कीजिए, है ना। हमें बताना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो विनिर्माण के महत्व का वर्णन करना है। महत्व क्या हो जाएगा, तो किसी देश की आर्थिक स्थिति वहां के विनिर्माण उद्योग पर निर्भर करती है। मतलब कोई देश कितना विकसित है, वहां पर कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। कोई देश कितना पीछे है कि वहां पर किसी चीज का उत्पादन नहीं होता, कोई चीज का निर्माण नहीं होता। तो ये सबसे क्या होता है, देश की आर्थिक स्थिति का आकलन तय होता है कि भाई उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे हमने लिख लिया यहां पर कि देश की आर्थिक स्थिति वहां के विनिर्माण उद्योगों पर निर्भर करती है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग क्या करते हैं, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं और जो हमारे आर्थिक रीढ़ को मजबूत बनाने में सहायक होता है। सेकेंड पॉइंट, विनिर्माण उद्योग द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में या द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। द्वितीयक में क्या है, खुद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पर हम बना रहे हैं वो भी आ गई। तृतीयक में क्या है, सेवा क्षेत्र है, वहां पर भी ये क्या करेंगे, आपको रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जब आपको रोजगार मिलेगा तो कृषि से क्या होगी, आपकी निर्भरता कम होगी, कृषि से बोझ थोड़ा सा घटेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी के उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। अगर आपके यहां उद्योग लगे हैं तो हर प्रकार के व्यक्ति को काम मिल सकता है, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, हर प्रकार के व्यक्ति को काम मिल सकता है। जब काम मिलेगा तो फिर वो पैसा कमाएगा तो क्या होगी, उसकी बेरोजगारी नहीं होगी। जब वो पैसा कमाता रहेगा लगातार तो उसकी गरीबी भी नहीं होगी। तो क्या कर रहा है, गरीबी और बेरोजगारी से उन्मूलन के लिए अगर आप अपने देश में गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन चाहते हैं तो क्या करें, आप विनिर्माण या उद्योगों को लगाएं। निर्मित वस्तुओं का अगर आप निर्यात करते हैं, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। निर्यात जब करते हैं तो वाणिज्य वस्तुओं को मतलब वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है और इससे क्या फायदा होगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। और विदेशी मुद्रा क्या होती है, जब विदेशी मुद्रा आएगी तो फिर हमें कहीं कोई विदेश में कहीं जाना है, खर्च करना है तो भारत में विदेशी मुद्रा या डॉलर में भी अगर हम काम करते तो वो भी रहेगी। भारत का विकास है ना, भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में ही निहित है। मतलब अगर आप भारत को और डेवलप कराना चाहते हैं तो विविध प्रकार के उद्योगों में और शीघ्र औद्योगिक उद्योगों का जितने जल्दी विकास करेंगे उतने जल्दी क्या होगा, भारत का विकास भी होगा। तो ये हम 5 पॉइंट इसके अंतर्गत लिखेंगे कि भाई इसका महत्व क्या है, तो अपन ने की बातें लिखनी। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को हाथों हाथ लिया गया है, कथन को प्रमाणित करें। ठीक, अब हाथों हाथ ही लिया गया है, अब उससे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये हाथों ही हाथ क्या है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, आपको ये मॉडिफाई करके आ सकता है कि भाई साथों साथ लिया गया है या साथ साथ लिया गया है या साथ साथ किया गया है, कथन को प्रमाणित करें, ये आपको बताने की बात हो सकती है। हाथों ही हाथ मतलब लगातार, मतलब हाथों हाथ मतलब जैसे उद्योग आपने लगाए वैसे ही आपका क्या हो गया, आपकी शहरीकरण भी बढ़ गया। तो ये भी शब्द लिखकर आ सकता है और वहां पर ये भी आ सकता है कि साथ साथ विकास किया गया या साथ साथ लिया गया है, कथन का स्पष्टीकरण करें या कथन को समझाएं। क्लियर। तो ये यहां हाथों हाथ के साथ आपका साथों साथ भी या साथ साथ भी आ सकता है। औद्योगिक क्रियाकलापों के, है ना, क्या लिखेंगे इसमें, कैसे होगा उद्योगों का और शहरों का विकास साथ साथ या हाथों हाथ, पहले उद्योग लगा शहर आया, शहर था उद्योग आया, ये सारी बातें।
तो क्रियाकलाप क्या है, प्रारंभ होते ही शहरीकरण की शुरुआत होती है। जैसे ही किसी शहर के आसपास आप उद्योग लगाते हैं, वहां पर चाय की दुकान खुल जाती है, वहां पर अलग से हॉस्टल खुल जाते हैं, टिफिन वाला आ जाता है, कुछ लोग यहीं पर परमानेंट रहना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप कोई बड़ा उद्योग लगाते हैं, उसी उद्योग के आसपास क्या होता है, तुरंत शहरीकरण भी होना स्टार्ट हो जाता है। कोई कस्बा होगा, गांव होगा, धीरे धीरे वहां पर डिफरेंट टाइप की दुकानें खुल जाएंगी और क्या होगा, उसका शहरीकरण स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जगह के लोग आएंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे। कभी कभी उद्योग शहर, है ना, कभी कभी उद्योग शहर अथवा शहर के नजदीक लगाए जाते हैं, है ना। क्यों लगाए जाते हैं, हमने देखा था कि शहर से उनको कई सारा फायदा हो जाता है, इस कारण से लगाए जाते हैं। उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के लिए शहर क्या करते हैं, बाजार उपलब्ध कराते हैं। शहर बैंकिंग और बीमा जैसी सुविधाएं उद्योगों को उपलब्ध कराते हैं। इस कारण से क्या कर रहे हैं कि ये कहां लगाए जाते हैं, शहरों के पास लगाए जाते हैं। ठीक, तो ये वाली बात क्लियर हो गई ना कि भाई कैसे हम बता रहे हैं। तो ये शुरुआत कैसे होती है, साथ साथ होती है। और शहर क्या उपलब्ध कराते हैं, ये सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। जबकि उद्योग शहर के लिए क्या उपलब्ध कराते हैं, रोजगार, है ना, गरीबी खत्म करना, ये सारी बातें उपलब्ध कराते हैं। तो ये 4 पॉइंट अपन इसमें लिख देंगे। अगला आता है कोऑपरेटिव सेक्टर को से आप क्या समझते हैं, ये हमको समझाना है, समझाइए। तो कोऑपरेटिव क्या कहलाता है, जिसको आप सहकारी भी कहते हैं ना, ऐसा भी लिख कर आ सकता है कोऑपरेटिव की जगह कि सहकारी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। सहकारी का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता। हमने आपने देखा था कि सार्वजनिक क्षेत्र देखा था, हमने निजी क्षेत्र देखा था, फिर हमने ज्वाइंट देखा था और सहकारी देखा था। सहकारी का मतलब है कुछ लोगों के समूह का अधिकार होगा, वो लोग उस उद्योग को चलाएंगे, जो प्रॉफिट होगा वो अपने अपने अनुपात में उसको डिवाइड कर लेंगे। क्या होगा, जिन उद्योगों का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, कच्चे माल के निर्माता मतलब जो भी कच्चा माल आपको दे रहे हैं वो, सप्लायर या कामगार मतलब जो सप्लायर है या वहां पर जो काम करने वाले हैं, या इन सब के द्वारा या दोनों द्वारा किया जाता है, उन्हें कोऑपरेटिव कहा जाता है। सही, मतलब जो कच्चा माल दे रहे हैं वो और जो वहां पर काम कर रहे हैं वो, अगर इन दोनों प्रकार के लोगों ने मिलकर कोई संस्था चलाई है तो उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग में संसाधनों में, है ना, इस प्रकार के उद्योग में संसाधनों को कैसे उपयोग करते हैं, संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है तथा सिस्टम में लाभ या हानि जो भी होगा वो आपका क्या रोल है, आप मतलब आपका कितना बड़ा रोल है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो अनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, है ना। अगर उदाहरण देखें तो मशहूर अमूल दूध, है ना, अमूल दूध तो सबने पिया होगा, है ना, कि अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा कुछ आपने ऐड सुना होगा टीवी पर। तो अमूल दूध क्या है कि अमूल दूध कैसे चल रहा है, कोऑपरेटिव का बेहतरीन उदाहरण है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, कोऑपरेटिव के द्वारा। कौन चला रहा है, जो दूध लेकर वहां पर आ रहे हैं अमूल की डेयरी में, जो लोग, जैसे किसान है जो अपनी गायों का दूध, भैंसों का दूध ला रहे हैं, और जो उस डेयरी को अंदर चलाने वाले वर्कर हैं, इनके हिसाब से या इन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। जो भी प्रॉफिट होता है वो इनमें बांट दिया जाता है। महाराष्ट्र में भी देखेंगे एक दूसरा उदाहरण कि जो चीनी उद्योग है वो भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है कि जो गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं और जो चीनी की मिल चलाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। एक आप पापड़ खाते होंगे, इसको आप लिज्जत या लज्जित पापड़ कहते हैं, ये भी क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। तो कोऑपरेटिव कैसे चलाया जा रहा है, कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले और उस उद्योग को चलाने वाले लोगों के द्वारा इस संस्थान को चलाया जा रहा है। तो हमने देख लिया भाई कोऑपरेटिव से क्या समझते हैं, हमको समझ में आ गया क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, विनिर्माण उद्योग क्या है, इस उद्योग के क्या महत्व हैं। ऐसी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, वही बातें हमको यहां पर भी लिखनी है। जब कच्चे माल को क्या करेंगे उत्तर में, जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण या वस्तु निर्माण। महत्व क्या है लिखेंगे यहां पर। विनिर्माण उद्योग से क्या होता है, कृषि को आधुनिक बनाने में सहायता मिलती है, या ऐसा लिख सकते हैं कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता मिलती है। लोगों को क्या मिलता है, लोगों की आय के लिए कृषि से क्या होती है, निर्भरता कम होती है। तो यहां लिखेंगे कृषि से निर्भरता या कृषि से बोझ कम होता है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब प्राथमिक, इसको प्राथमिक, ये प्राथमिक है आपका, ये द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो ये हम यहां पर इसमें लिख दिया कि प्राथमिक और द्वितीयक लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये इसके कुछ महत्व वाली बातें या कुछ महत्व वाले पॉइंट हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इससे बेरोजगारी, जब काम मिलेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। जब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, कुछ कमाएंगे तो फिर गरीबी भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, गरीबी का भी उन्मूलन होगा, गरीबी का भी नाश करेगा। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है और इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है या विदेशी मुद्रा देश में आती है।
देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से क्या होती है, देश की संपन्नता आती है। देश क्या होता है, संपन्न हो जाता है ना। किसी भी देश का हमने देखा था कि वो संपन्न है या नहीं है, वो किस आधार पर डिसाइड कर रहे थे कि उस देश में कितना विनिर्माण होता है। अगर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा अच्छा है, कम होता है तो उसकी तुलना में कम, बिल्कुल नहीं है तो पिछड़ा। एक आध अपवाद आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है, तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। कृषि किसको दे रही है बढ़ावा, कृषि औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, तर्कों के साथ हमको क्या करना है, इसकी पुष्टि करना है या इस कथन को संतुष्ट करना है। कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है और उसके समर्थन में निम्नलिखित बातें अपन करेंगे या निम्नलिखित कथन है। कृषि क्या करती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, पहली चीज तो रॉ मटेरियल दे दिया। औद्योगिक उत्पादों को कृषि बाजार प्रदान करती है ना, जैसे उद्योग से कोई कीटनाशक बन गया, फर्टिलाइजर बन गया, मशीन बन गई, तो क्या करती है, कृषि बाजार प्रदान करती है। कृषि नए औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा भी देती है, क्योंकि जैसे कृषि में इन्वेंशन या कुछ और दूसरी करना है तो क्या कर रहे हैं, ये उसको बढ़ावा भी देती है। जैसे सूती, जूट, सिल्क, ऊनी, चीनी, खाद, तेल आदि कृषि आधारित कच्चे माल के उद्योग हैं। इन सब में क्या लग रहा है, आपकी कृषि आधारित कच्चे माल लग रहे हैं, बिना इनके आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दे रही है, कच्चा माल है भाई, कच्चा माल जब उद्योग से फायदा होगा, वो इंस्पायर होगा तो वो लोगों को बोलेगा ज्यादा पैदा करो, हम ज्यादा लगाएंगे। डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर आपकी इंडस्ट्री है, कपड़े की हो गई, जूट की हो गई, आप और दूसरी गन्ने की हो गई, है ना, चीनी वाली हो गई, ये सारी बातें क्या हो गई, खाद्य की हो गई, खाद्य तेल बनाना हो गया, ये सब क्या है। जैसे आपने देखा होगा पहले तक गांव में सरसों का तेल वही गांव में तेल निकलवा लेते थे, अब आजकल बॉटल आ गया है, उसकी मार्केटिंग हो गई तो लोग क्या करने लगे, बेचने लगे। अब क्या होगा, आपकी जो सरसों है उसका उत्पादन ज्यादा करेंगे लोग, बिक जाएगी या तेल बिक जाएगा। तो कैसा हो रहा है, ये कृषि उत्पाद जब कच्चे माल के रूप में आ रहे हैं और फिर वो नए प्रोडक्ट के रूप में बन जा रहे हैं, तो उनका बहुत ब्रांडिंग हो रही है और बहुत ब्रांडिंग और बिक रहे हैं। कृषि पर ये कृषि को ये क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप क्या करो, ज्यादा उत्पादन करो। तो कृषि ज्यादा उत्पादन करते हैं, ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, तो कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है, ये हमने स्पष्ट कर दिया यहां पर। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि शुरुआती वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित थे, या इनके केंद्रित होने के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करें। हमें कोई 3 कारण लिखने हैं, अपन इसमें 4-5 लिख देंगे ताकि आपको 2-3 तो याद ही रह जाएं। सबसे पहला, क्यों लगाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि कच्चे कपास की उपलब्धता थी, या हम ऐसा लिख दें कच्चे माल की उपलब्धता, है ना, यहां पर लिख सकते कच्चे माल की उपलब्धता, ब्रैकेट में लिख दें कच्चा कपास। तैयार माल के लिए बाजार, चूंकि बॉम्बे और गुजरात चूंकि बड़े स्टेट थे, व्यापारिक स्टेट थे, तो बाजार की उपलब्धता थी। भारत में आज भी कपड़ा जो है ज्यादातर आप साड़ियां वगैरह देखेंगे तो सूरत से ही डील करते हैं। परिवहन के विकसित व अच्छे संसाधनों की उपलब्धता, परिवहन मतलब यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, या फिर निर्यात करना है तो यहां पर पास में बंदरगाह जैसे मुंबई और ये कांडला, इन सब बंदरगाहों का उपयोग करके क्या करते हैं, निर्यात भी कर देते थे। कुशल और अकुशल श्रमिकों की कम कीमत पर उपलब्धता, मतलब श्रम उपलब्धता, हम ऐसा लिखते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, श्रम उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल जलवायु, कि किस जलवायु में, थोड़ी सी नमी युक्त जलवायु में ये उद्योग ज्यादा फलता फूलता है, तो उसके लिए क्या हो गई, अनुकूल जलवायु हो गई। तो इन सब कारणों से क्या हो गया, 3 कारण लिखने इसमें, आपको सिर्फ 3 कारण लिखने, अपन ने 5 लिख लिए, 3 का अपन नाम लिख देंगे, अपना काम हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सूती वस्त्र उद्योग में कताई और प्रक्रमण में आने वाली किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो जो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर हम जो कताई कर रहे हैं या प्रक्रमण कर रहे हैं, तो इसमें क्या समस्याएं आती हैं, उनके बारे में बात करनी है। कौन कौन सी, यद्यपि उत्पादन में वृद्धि तो हुई लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, हम मंगाते हैं। अनियमित विद्युत आपूर्ति, हम कैसे मतलब शक्ति के जो साधन हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने के लिए और नई मशीनरी का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। तो अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। कम श्रमिक उत्पादकता, मतलब जो लेबर काम करती है उसका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो वो भी हो गई।
कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या है। मतलब जो आपको आर्टिफिशियल कपड़ा आ रहा है, आर्टिफिशियल धागा बन रहा है, कृत्रिम वस्त्र बन रहा है, उससे कंपटीशन हो रहा है, तो वो प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या है। तो ये सूत को काटने में, सूत की बुनाई में, फिर कपड़ा बनाने में, इन सब में ये प्रकार की समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर। तो इन सारी समस्याओं को अपन ने देखा कौन कौन सी खास समस्याएं यहाँ आ रही हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत में चीनी उद्योग की 3 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। आपको 3 प्रमुख चुनौतियों को लिखना है। कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? तो हम लिखेंगे कि भाई प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली चुनौती, गन्ने की उपज का कम होना। गन्ने की उपज क्या है? भारत में गन्ने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की खेती जो है उसके लिए अधिकतम क्षेत्र है, लेकिन जो हमारी उत्पादकता है ना, प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो वर्ल्ड की तुलना में, विश्व की तुलना में क्या है, अन्य देशों की तुलना में, जैसे ब्राजील या क्यूबा से देखें तो बहुत कम है। वहां हम 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं तो हम जो उत्पादन करते हैं वो हमसे 1.5 गुना 2 गुना उत्पादन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। हमारे यहां पर गन्ने की उपज का कम होना पहला कारण। उद्योग का अल्पकालिक होना, यह उद्योग साल भर नहीं चलता, 6 महीने 8 महीने ही चलता है। मतलब किसान जब गन्ना देना चालू करेगा तो उद्योग चालू हो जाएगा। तो इसमें जो लेबर लगी है वो क्या है, कुछ दिन काम करेगी, 6-8 महीना, फिर 4 महीना बेरोजगार बैठना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, चीनी का निर्माण जो है वो एक क्या है, मौसमी उद्योग है। मौसमी का मतलब जब इसका मौसम आता है तो खूब चलता है, जब मौसम चला जाता है तो नहीं चलता है। मौसमी उद्योग है, वर्ष में केवल 7 महीनों के लिए इसका ये उद्योग चलता है। तो मेल और श्रमिक शेष महीने के क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इससे क्या होती है, इस उद्योग से आर्थिक समस्या पैदा होती है। तो जो लोग काम कर रहे हैं या तो वो इसके भरोसे रहें या वो कोई अच्छा काम ढूंढ लेंगे तो यहां नहीं आएंगे, तो आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है। उत्पादन की उच्च लागत है ना, गन्ने की जो उच्च लागत है, हमारे यहां पर क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है अकुशल तकनीकी है। उत्पादन की अनार्थिक प्रक्रिया, मतलब उसका कोई हम ज्यादा पैसे के मामले में अर्थ नहीं निकाल पाते। अधिक कर, टैक्स बहुत लगते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उत्पादन की लागत चीनी की जो है वो बढ़ जाती है। और भारत में चीनी उत्पादन की लागत विश्व में क्या है, सर्वाधिक है। क्या क्या हो जा रहा है देखो आप, इसमें सबसे पहली चीज अकुशल तकनीकी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है। उत्पादन की अनार्थिकता, मतलब बहुत आर्थिक तरीके से उसको नहीं देखते हैं कैसे उत्पादन करना है, कैसे नहीं करना है। कर बहुत लग जाते हैं। ये सब होने से क्या होता है, चीनी का उत्पादन भारत में, चीनी के उत्पादन में भारत में क्या है, लागत जो है वो सबसे ज्यादा है। चीनी क्या होती है, महंगी हो जाती है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि यार ये बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पुरानी तथा अक्षम मशीनरी, चीनी उद्योग हमारा पुराना उद्योग है, तो इसमें नई मशीनरी का हमने उपयोग नहीं किया। सब कैसे चल रही है, आपकी पुरानी मशीनरी चल रही है जो पुराने जमाने की थी, पुराने ढर्रे से काम चल रहा है। तो भारतीय चीनी मिलों में है ना, चीनी में चीन मत समझ लेना, शक्कर वाला है जो आप खाते हैं। भारतीय चीनी मिलों में प्रयुक्त अधिकतर मशीनें कैसी हैं, कैसी है, पुरानी। खास तौर से कहां, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मशीनों का उपयोग हो रहा है वो कैसी हैं, पुरानी है, अक्षम है। कितनी पुरानी हो गई है, 50-60 साल पुरानी है। आप समझ रहे हैं, 50-60 साल में सरकार रिटायर्ड कर देती है, अपन ने मशीनों को रिटायर्ड नहीं किया। तो 50-60 साल पुरानी है, तो अब क्या जरूरत है, इनकी नवीनीकरण की आवश्यकता है कि इनकी जगह आप नई मशीनें लाएं। 3 समस्याओं की बात की थी अपन ने, 4 देख ली, इनमें से कोई 3 अपन लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पिछले कुछ वर्षों से चीनी मिलों की दक्षिण भारत के राज्यों में स्थापित होने की संख्या क्यों बढ़ी है, कोई 3 कारण दीजिए। दक्षिण भारत में भी खास तौर से कहां पर बढ़ी है, महाराष्ट्र में बढ़ी है ना। कहां पर बढ़ी है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर ये ज्यादा संख्या में बढ़ी है। तो अपन ने लिखा कि भाई स्थानांतरित होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। सुक्रोज का जो आपका मीठापन लाता है ना, वही सुक्रोज कहलाता है। तो जो उत्तर भारत में सुक्रोज की मात्रा कम थी, और ये क्या है, ये गन्ना खेत में पैदा होगा, फिर उसको काट कर ट्रैक्टर में रखेंगे, फिर आपके उद्योग तक लाएंगे। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन करते तो उस दौरान क्या होता है, सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो उत्तर भारत में पहले ही गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम थी, और जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगी तो और कम हो जाएगी। तो चीनी में मिठास क्या होगी, कम होगी, तो आपकी चीनी बिकेगी क्या, कम। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, सुक्रोज की मात्रा ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी बहुत लॉस होगा भी, फिर भी जो चीनी बनेगी वो पर्याप्त मात्रा में मीठी होगी। दक्षिण भारत में क्या है कि जो सुविधाएं हैं मतलब चीनी उद्योग के लिए, वो क्या है, बेहतर सुविधाएं, निर्धारित सुविधाएं जो है वो बेहतर सुविधाएं यहां पर मिल जाती हैं। अगला क्या है, गन्ने की उपज के लिए यहां पर उपयुक्त जलवायु है। जो भी जलवायु चाहिए है वो कैसी है, अनुकूल है।
और यहां पर जो चीनी उद्योग चल रहा है वो किस आधार पर चला रहे हैं, सहकारिता की नीति से, क्योंकि आपको पता है चीनी उद्योग साल भर नहीं चलता है, 6-7 महीने चलने वाला उद्योग है। तो कैसे चला रहा है, कोऑपरेटिव के थ्रू चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है या एक बड़ा फायदा करता है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत में खासतौर से महाराष्ट्र में ये उद्योग शिफ्ट हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए। तो ये प्रमुख कारण अपन ने उसके स्थानांतरित होने के लिखे, किसके, गन्ने जो चीनी उद्योग हैं उनके दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानांतरित होने के कारण लिखे। अगला प्रश्न नंबर 11, जूट से बनी वस्तुओं है ना, जूट से बनी जो वस्तुएं हैं इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख कीजिए। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जूट की से बने जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो जूट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वातावरण को नुकसान नहीं करता है ना। तो अब उसके हिसाब से अपन देखते चलेंगे। तो इसका कहां उपयोग किया गया, सबसे पहले पैकेजिंग में, पटसन या जूट का पैकिंग में। जो पॉलिथीन का उपयोग कर रहे थे उसकी जगह किसका उपयोग कर दिया, पैकिंग की अनिवार्यता कर दी। बोरा बनाते हैं, बड़े बड़े कार्टून को उसमें पैक कर देते हैं। तो पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इससे क्या हुई है, इसकी घरेलू मांग बढ़ गई है ना। मांग बढ़ने से क्या हुआ, उत्पाद में भी विविधता की आवश्यकता है। मतलब जैसे अभी बोरा ही बनाते हैं, तो जैसे मांग बढ़ी है तो कोई चाहता है कि भाई फैंसी बैग बन जाए, कोई चाहता है कि हमारा पर्स बन जाए, कोई वॉलेट चाहता है कि हमारा जो जेब का पर्स है वो भी इसका बन जाए, है ना। और उसके और दूसरे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, विविधता लाने की आवश्यकता है। तो लोग क्या होंगे, इससे और आकर्षित होंगे। ठीक, फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट, सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन या जूट नीति अपनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पटसन उत्पादन को बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, पटसन उत्पादक जो किसान हैं उनको पटसन का अच्छा मूल्य दिलाना और प्रति हेक्टेयर पटसन के उत्पादन को बढ़ाना। इससे क्या होगा कि भाई अब जो हमारा पटसन का जो हम व्यापार कर रहे हैं या पटसन के जो उद्योग लगा रहे हैं वो भी बढ़ेंगे जब आपका कच्चा माल बढ़ेगा। जूट के प्रमुख खरीदार देश कौन से हैं, अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये क्यों खरीदार हैं, क्योंकि वैश्विक पर्यावरण के अनुकूलन, मतलब पर्यावरण के हिसाब से आपको पैकिंग का सामान या दूसरे सामान उपयोग करने चाहिए। अभी क्या है, हम फल लेने जाते हैं तो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो इन देशों में पर्यावरण के लिए जागरूकता चली, तो जिसपे क्या हुआ, जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। तो उसमें पटसन क्या है, आपका बढ़िया फिट पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता के कारण क्या हुआ, इन उत्पादों की पुनः से क्या हुई, या जूट उद्योग को क्या हुआ, पुनः से अवसर प्राप्त हुआ या इनकी पुनः मांग बढ़ी। ये कुछ भी आप अवसर प्रदान किया या पुनः मांग बढ़ी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट अपन ने इसमें लिख लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पटसन उद्योग मिलों की, है ना। पटसन उद्योगों के मुख्यतः हुगली नदी के किनारे अवस्थित होने के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपने जो हुगली नदी के किनारे पर ये उद्योग लगाए हैं ना, 3 किलोमीटर चौड़ी और 90 किलोमीटर लंबी पट्टी में ये जो उद्योग लगे हैं, इसके कारण क्या है, ये यहीं क्यों लगाए गए हैं, तो इसके कारणों को स्पष्ट करना है। सबसे पहला, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग के स्थित होने के मुख्य कारण है या निम्नलिखित कारण है। पश्चिम बंगाल पटसन की जन्मभूमि है, मतलब जो जूट है इसकी मदरलैंड है, जन्मभूमि है। और यहां पर क्या होता है कि पटसन के रेशों की अधिकतम गांठों का उत्पादन किया जाता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में इनका उत्पादन करते हैं, है ना। जो गांठ का मतलब समझना, पटसन का उत्पादन करेंगे तो उसकी गांठ बनती है, तो इनका पर्याप्त मात्रा में अपन उत्पादन करते हैं। और इस उद्योग में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में पानी लगता है, पटसन को बार बार धोना और पानी की आवश्यकता है, तो फिर नदी के पास जाना पड़ता है। तो इस कारण से क्या हो गया, हुगली नदी के आसपास, हुगली नदी में पानी उपलब्ध है, इस कारण से हुगली नदी के किनारे लगाया। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जो पास की सीमा पड़ोसी राज्य हैं वहां से मजदूर भी सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ, आवश्यकता पड़ने पर बांग्लादेश पास में, तो वहां से भी कच्चा जूट मिल जाता है, उसका भी उपयोग कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं। और परिवहन की सुविधाएं हैं ही, वहां से रोड ट्रांसपोर्टेशन पर्याप्त है और पत्तन भी पर्याप्त, पत्तन मतलब बंदरगाह भी है, तो उनसे हम निर्यात भी कर देते हैं। हुगली नदी पर आप देखेंगे कलकत्ता है, ये सारे हल्दिया पोर्ट है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग देशों में निर्यात कर देते हैं। बाकी रोड और ट्रेन कनेक्टिविटी है, उस देश के अलग अलग हिस्सों में निर्यात कर देते हैं। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि इसका जो डेवलपमेंट हो पाया, इसका जो विकास हो पाया, वो कहाँ हुआ, हुगली नदी के आसपास हो पाया। क्लियर ये बात। तो ये हम पॉइंट इसमें इस उत्तर के अंदर लिखेंगे। अब अगला उत्तर जो है प्रश्न नंबर 13, वो क्या कह रहा है, भारत में जूट उद्योग के सामने क्या समस्याएं हैं, राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करना है कि क्या समस्याएं हैं और इसमें क्या उद्देश्य हैं। मतलब जो पटसन नीति आई है 2005 में, उससे क्या उद्देश्य हैं, उनका उल्लेख करना है।
अब देखो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर कह रहा है कि जूट उद्योग को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इसमें हमें चुनौतियां बतानी है क्या क्या है, तो हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो अब ये देखो आपकी भाई पहली बात क्या हो गई, तो इसको तो जो जूट उद्योग है, चूंकि ये मोटा होता है, देखने में फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, और जो फैक्ट्री मेड होता है ना, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है वो थोड़ा स्मूथ ज्यादा होता है, तो इसको क्या करना पड़ा, कृत्रिम रेशों से, है ना, जूट के विकल्प में क्या आ गए, कृत्रिम रेशे आ गए। तो इसको क्या होगा, इस उद्योग को कड़ी चुनौती मिली है, इससे बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है ना, तो इस कारण से इसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें किस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, हम पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से क्या हो गई है, उत्पादन की कीमत बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। जब उत्पादन की कीमत बढ़ जाएगी, कोई चीज अगर आपको मार्केट में 5 की मिल रही है और अगर आपके द्वारा बनाई गई वो 7 रुपए में, आपने मान लो एक थैला बनाया आपने, है ना, और एक थैला यहां पर बनाया, सेम साइज बिल्कुल एक सा लग रहा है, और आपका बनाया 7 रुपए में है और किसी कंपनी ने बनाया वो 5 रुपए में है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो कौन सा बिकेगा, ये ज्यादा बिकेगा। तो क्या हो गया, पुरानी तकनीक के चलते क्या हो गई, इसकी उत्पादन की कीमत ज्यादा हो गई। उत्पादन की कीमत ज्यादा होने से क्या हो गई, वस्तुओं की मांग गिर गई, वस्तुओं की मांग घट गई। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश इसमें बहुत आगे है। तो बांग्लादेश से क्या है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। क्यों हो रही है कि एक तो बांग्लादेश में इसके कच्चे माल का क्षेत्र बहुत है, दूसरा क्या है कि बांग्लादेश नदियों वाला देश भी है, तो वहां पर जगह जगह आप देखेंगे कि वहां पर जगह जगह जूट की फैक्ट्री उन्होंने लगा दी है, और इस जगह जगह ये फैक्ट्री लगा दी है, देशों में भी बेचने लगे हैं, साथ में अपने देश में भी बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सब कारण क्या होगा, इसके पतन के प्रमुख कारण हो गए कि ये सारे, इस कारण से इसको चुनौतियां या कंपटीशन मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, या ये सब इसके पिछड़ने के कारण हो गए। अब क्या हुआ, सरकार ने इसमें जीवनदान डालने के लिए 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति की घोषणा कर दी। तो ये क्यों की गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पटसन का उत्पादन बढ़ा सकें हम, पटसन की गुणवत्ता में मतलब क्वालिटी में सुधार कर सकें, पटसन उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको पटसन का अच्छा मूल्य मिल सके, उत्पादकता बढ़ सके, है ना, प्रति हेक्टेयर जो पटसन का उत्पादन कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन या उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। इन सब उद्देश्य से क्या किया गया, सरकार ने एक राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 को लॉन्च किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है या सर्वाधिक वृद्धि हुई है, मतलब सूती वस्त्र उद्योग भी ज्यादा हुए हैं और उनका उत्पादन भी ज्यादा हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। इस उद्योग के राज्य में केंद्रीकरण के कोई 4 कारण बताइए। राज्य कौन सा हो जाएगा, वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका केंद्रीकरण हुआ। आपने देखा था कि महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात, तो सबसे ज्यादा कहां हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। तो अब इसके कारण क्या है, तो इसके कारण अपन देखें क्या है। तो पहला कारण तो है कच्चा माल, कच्चे माल की उपलब्धता। तो इस क्षेत्र में क्या है, कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए क्या होता है, कच्चे माल की नियमित आपूर्ति बनी रहती है और इंडस्ट्री चलती रहती है। अगला है अनुकूल जलवायु। यह क्षेत्र जो है क्या है, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए अनुकूल है, उद्योग के लिए भी अनुकूल है और इसकी खेती के लिए भी अनुकूल है, तो उद्योग भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़ा, है ना। अगला है निर्यात की सुविधा। तो आप देखेंगे कि भाई महाराष्ट्र में मुंबई बहुत फेमस या प्रमुख बंदरगाह है, तो ये क्या होता है, इसके माध्यम से बढ़िया प्रकार का किस्म का कपास और मशीनें हम क्या करते हैं, आयात कर लेते हैं, और हमारे द्वारा जो बनाया गया सामान है उसको हम निर्यात कर लेते हैं। मतलब ये क्या है, आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। अगला है पूंजी की उपलब्धता। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूंजी भी लगती है, तो वो भी इस इलाके में आपको पर्याप्त मात्रा में या आवश्यक पूंजी है वो भी यहां पर मिल जाती है। तो ये इसके प्रमुख कारण थे, जिसे इन्हें 3 कारणों पर पूछा था कि भाई कुछ कारण लिखिए, है ना, 4 कारण पूछे थे। तो कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, निर्यात की सुविधा, पूंजी की उपलब्धता, है ना। तो इस कारण से अगर कोई 5वां पूछता तो सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, ठीक, तो ये 5वां कारण लिख देते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। उत्तर लिखेंगे क्या है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे कैसे, एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग, ये 2 प्रकार से इनको बांटा गया है। तो पहले चीज की अपन ने बात कर ली, कच्चे माल के आधार पर एक दूसरे को वर्गीकृत किया गया है या उद्योगों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अपन ने बता दिया कि इनका वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, कृषि के आधार पर और खनिज के आधार पर है। अब ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है, तो इन दोनों की परिभाषाएं अपन लिख देंगे। ये उद्योग निम्न प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है।
कैसे? कृषि उद्योग है ना, कृषि आधारित उद्योग। ये उद्योग कच्चे माल को कृषि उत्पादों के रूप में प्राप्त करते हैं। इनका जो कच्चा माल है वो कृषि उत्पाद है, जैसे वस्त्र उद्योग, कपास, पटसन, गन्ना या चीनी उद्योग है ना, रबड़, कॉफी, चाय, ये सारे उद्योग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। खनिज आधारित में क्या होगा कि ये उद्योग अपना कच्चा माल खनिज या अयस्कों के रूप में या धातुओं के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा एवं इस्पात, सीमेंट है ना, मशीनरी, औजार, पेट्रोलियम, ये सारे उद्योग क्या हो जाएंगे? खनिज आधारित। तो इन दोनों में क्या है कि एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, हमें इसकी परिभाषा लिखनी है और दो तीन उदाहरण देने हैं, तो इनकी भिन्नता आ जाएगी। बांटा कैसे है वो अपन ने देख लिया कि भाई कृषि उद्योगों को कैसे बांटा कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित और खनिज आधारित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए और ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगर वो नहीं भी लिखता उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए तब भी हम उदाहरण देते। उत्तर क्या हो गया? उत्तर में लिखेंगे हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन का उत्तर लिख रहे हैं इतने का, फिर उसके बाद दूसरे वाले पोर्शन का लिखेंगे। पहले वाले पोर्शन का उत्तर जब दे रहे हैं तो उसमें लिखा पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, लघु उद्योग और बृहद उद्योग है ना, हमने ये वर्गीकरण कर दिया। अब बात करेंगे ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो इन दोनों की परिभाषाएं दी जाएंगी। लघु उद्योग की क्या परिभाषा है, बृहद उद्योग की क्या परिभाषा है, वो लिख देंगे। दूसरे में अपन बताएंगे भिन्न मतलब वो अंतर है, तो दूसरे में क्या है, ये अंतर बताने की कोशिश की जा रही है। या तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है और लिख देंगे, है ना, या लघु उद्योग और बृहद उद्योगों में भिन्नताएं, वो हेडिंग डाल के फिर वो लिख देंगे, है ना। तो ये अंतर लिख रहे हैं। यदि किसी उद्योग में 1 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जाता है ना, 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, बृहद उद्योग की कैटेगरी में आता है या बृहद उद्योग के रूप में माना जाता है। उदाहरण के रूप में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग या ऐसे ही कुछ और बड़े उद्योग, ये सब क्या हो जाएंगे, बृहद उद्योग। इसके उल्टे में क्या है, लघु उद्योग कौन है, जब किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया जाता है तो क्या कहलाते हैं, आपके लघु उद्योग कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक उद्योग, खिलौना उद्योग आदि आदि, है ना। तो ये परिभाषाएं लिख देंगे तो ये इनके अंतर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए और वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये बताइए। तो ये उद्योगों के वर्गीकरण पर जो प्रश्न आ रहे हैं, इसके लिए आप हमारा उद्योगों का वर्गीकरण वाला टॉपिक भी देख सकते हैं। आप वो देखेंगे जैसे कि हमने अपने वीडियो के अंदर डाला हुआ है, तो आप वर्गीकरण वाली चीज हमारे वीडियो के अंदर से भी देख सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये आंसर आप आसानी से लिख पाएंगे। चलो तो हम देखेंगे भाई इसका उत्तर कैसे लिखें। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया, तो एक तो हो गया आधारभूत उद्योग और दूसरे को कह दिया हमने उपभोक्ता उद्योग। 2 प्रकार से ही बांटा था। आधारभूत उद्योग क्या है, ये वे उद्योग हैं जिनका उत्पादन या जिनका उत्पादन है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। इनसे कोई चीज निकल रही है तो इनके माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके आधारभूत। जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग जो है वो क्या है, आपके आधारभूत उद्योग हैं। उपभोक्ता उद्योग क्या हो जाएंगे, तो उपभोक्ता उद्योग वो कहलाते हैं कि जिन उद्योग से कोई वस्तु बनी वो सीधे किसके पास जाएगी, उपभोक्ता के पास जाएगी उपयोग के लिए, है ना। ऐसा उद्योग जो उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु सीधे उत्पादन करता है वो क्या कहलाएंगे, आपके उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सब क्या हो जाएंगे आपके। चीनी है तो अब उसमें कुछ और तो करना नहीं है, डायरेक्टली बोरे में भरेगी, दुकानों पर आएगी, हम लोग सीधा उपयोग करने लगेंगे। जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि इनका माल निकलेगा, कोई दूसरी फैक्ट्री में जाएगा, उससे कुछ नया बनेगा, फिर हमको मिल पाएगा। तो ये 2 आधार पर बांटा था और इन दोनों को अपन ने देख लिया किस आधार पर या इनको कैसे अलग किया गया है। अगला है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक श्रेणी का एक उदाहरण दीजिए। तो अपन ने लिखा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, एक तरफ लिख दी श्रेणी, दूसरी तरफ लिख दिया उदाहरण। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। हमको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जहां पर क्या है, सिर्फ वर्गीकरण पूछ रहा है ना, तो इस कारण से अपन ने ऐसा लिखा। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहें तो इनकी परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वो लॉन्ग आंसर में आता है तो फिर हम वैसा करेंगे, है ना। सार्वजनिक उद्योग क्या है, वो उद्योग जिनको सरकारी एजेंसियों के द्वारा चलाया जाता है वो सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला निजी क्षेत्र का उद्योग, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा जिसका प्रबंधन किया जाता है वो निजी उद्योग का है। तो इसके उदाहरण क्या है, टिस्को और बजाज ऑटो लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र मतलब जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड
और रिलायंस और एचपी लिमिटेड या रिलायंस और एचपी का जो वेंचर बना है। सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग क्या होंगे? जो कच्चे माल की आपूर्ति कर रहे हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो आपस में उस मिलकर इस उद्योग को चलाएंगे। जो लाभ और हानि होगा उसे आपस में बांट लेंगे बराबर बराबर अनुपात के हिसाब में, उसको कहेंगे सहकारिता। दो उदाहरण है, महाराष्ट्र में जो आप चीनी उद्योग, केरल में जो आप नारियल उद्योग, अमूल जो डेयरी है वो भी उदाहरण है, लिज्जत पापड़ जो है वो भी इसका एक उदाहरण है। तो ये चार प्रकार से इसको हमने स्वामित्व के आधार पर बांटा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, लोहा एवं इस्पात उद्योग बड़े उद्योगों के आधारभूत उद्योग हैं, है ना। कथन की पुष्टि 3 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जो ये उद्योग हैं ये और दूसरे बड़े उद्योगों के लिए क्या है? आधारभूत उद्योग है, हमें इनको स्पष्ट करना है। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? आधार प्रदान करते हैं जैसे कि पोत निर्माण में, मतलब जब जहाज बनाएंगे तो लोहा लगेगा। इनके अलावा गाड़ी निर्माण में, या और दूसरा आप देखिए सरिया निर्माण में, अगर आपको ये सब बना रहे हैं तो क्या है? यही आधार। आपको कार बनानी है, आपको ट्रक बनाना है, आपको जहाज बनाना है, तो फिर आपको इन सब का उपयोग करना पड़ेगा। जहाज मतलब पानी वाले की बात कर रहे हैं ना, तो आपको फिर लोहे का उपयोग करना ही पड़ेगा। दूसरा है, इनको औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहते हैं। ये हर एक उद्योग के लिए, हर एक उद्योग की इन पर निर्भरता है। भारत में उच्च कोटि का लौहांश युक्त लोह अयस्क में, मतलब भारत जो है वो उच्च कोटि के लौहांश युक्त अयस्क में क्या है? धनी है। लोहे तथा इस्पात का उपयोग लगभग सभी उद्योगों में निर्माण कार्य में किया जाता है। हर एक उद्योग में आप बेसिक स्ट्रक्चर, घर मकान बनाना तो लगेगा ही लगेगा। औद्योगिक रीढ़ क्यों कह रहे हैं? कि इस उद्योग का जो कच्चा माल आएगा लोहा इस्पात का, वो किसी दूसरे उद्योग में, इस उद्योग का जो माल आएगा वो किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होगा। मतलब उस माल से फिर वो कुछ दूसरी वस्तुएं बनाएंगे, तो इस कारण से इसको क्या कह रहे हैं? रीढ़। और रीढ़ के पीछे कारण क्या है? कि सबसे जरूरी चीज क्या है? कि मशीनरी जो है, मशीनरी जो है अलग अलग उद्योगों की, वो कहां से बनेगी? वो लोहे से ही बनेगी। तो मशीनरी के लिए तो हर एक उद्योग इस पर निर्भर है ही, इस कारण से इसको रीढ़ भी कहा जा रहा है। जैसे आप देखें क्या बना रहा है? निर्माण सामग्री, रक्षा सामग्री, चिकित्सीय दूरभाषक आदि उपकरण लोहा और लोह इस्पात उद्योग की देन है। आपको टैंक बनाना है रक्षा में, आपको इंजेक्शन का जो नेडल बनानी है, आपको कान में लगाने वाला आला बनाना, तो उसमें जो लोहा लगता है वो सब लोहा इस्पात की देन है। ना लोहा होता ना आप कुछ बना पाते। तो ये सब क्या है? कोई भी घर बनाना है, निर्माण, जंगला लगाना, मतलब खिड़की लगानी है, गेट लगाना है, तो क्या होगा? आपको निर्माण सामग्री में भी लोहे की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब किसकी देन है? लोहा एवं इस्पात उद्योग की देन है। क्लियर ये बात? तो ये सारी बात, इस कारण से इनको क्या कहा गया है? ये सारी बातें अपन लिख ली कि इस कारण से क्या है? बड़े उद्योगों के लिए आधारभूत है। कोई सा भी उद्योग आपको चाहिए तो भाई लोहा इस्पात से आपको संपर्क करना पड़ेगा बड़े बड़े उद्योगों में, जिसमें इसका कनेक्शन आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हमारे लोहा और इस्पात उद्योगों का सकेंद्रीयकरण है। क्यों? कोई 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए, या कोई 3 कारण लिखिए। लोहा, अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग छोटे नागपुर पठार में स्थित हैं। क्यों स्थित हैं? क्योंकि आपको पता है कि भाई कच्चा माल वहीं मिलता है, लौह अयस्क की खदानें बड़ी बड़ी वहीं हैं। तो छोटा नागपुर क्या है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर में कौन कौन आ जाएंगे? बिहार, बंगाल, झारखंड कच्चा माल प्रदान करते हैं, तो लौह अयस्क वहां मिल जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? कोयला एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इन उद्योगों में। तो ये भी कहां मिल जाता है? कोयला, क्योंकि आपको भट्टी जलानी पड़ेगी तभी आप लोहा पिघला पाएंगे। तो कोयला भी कहां मिल जाता है? आपको इसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में। तो दूसरा कच्चा माल भी आपको यहां मिल जाता है, जिसका उपयोग हम क्या किस में करेंगे? जिसका उपयोग हम शक्ति में करेंगे या ऊर्जा के उत्पादन में करेंगे। जनसंख्या अधिक है तो श्रम भी क्या है? श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, तो श्रमिक उपलब्धता हो गई। और दामोदर नदी घाटी ने इन कारखानों के लिए ऊर्जा आपूर्ति कर दी। जैसे ही दामोदर नदी घाटी बनी तो ऊर्जा आपूर्ति मतलब क्या है? विद्युत की आपूर्ति यहां से हो गई, तो इसका भी उपयोग कर लिया गया, विद्युत आपूर्ति कर दी गई। तो ये प्रमुख कारण है कि इस कारण से क्या हो रहा है कि जो हमारे लौह अयस्क उद्योग हैं वो कहां है? छोटा नागपुर में। पहला कारण कच्चा माल, दूसरा कारण भट्टी के लिए कोयला पर्याप्त मात्रा में वहां मिल जाता है, तीसरा कारण क्या हो जाएगा? जनसंख्या पर्याप्त है, श्रम मिल जाएगा, चौथा कारण शक्ति के साधनों की उपलब्धता। तो इन सब कारणों से क्या है? ये उनका सकेंद्रण कहां हो गया? छोटा नागपुर पठार में हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 21, संकलित स्टील संयंत्र और छोटे स्टील संयंत्र किस प्रकार से भिन्न है? इस उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? ये हमको देखना है। तो किस प्रकार से भिन्न है?
हमने लिखा समन्वित इस्पात उद्योग या जिसको संकलित भी कहते हैं, और मिनी इस्पात उद्योग। समन्वित में लिखेंगे भाई इनमें कच्चे माल को एक ही स्थान पर, ये क्या है, ये इनको मोटे तौर पर समझो, ये क्या है, बड़े उद्योग, और ये वाले क्या है, छोटे उद्योग। ये छोटे उद्योग। तो अब बड़े उद्योग में क्या हो रहा है कि यहां पर कच्चे माल को एक स्थान पर डाल रहे हैं, एकत्र करते हैं, इस्पात बनाते हैं, उसे ढालते हैं, उसे आकार देने का प्रत्येक काम करते हैं। जबकि छोटे में क्या करेंगे, कोई एक या दो, है ना, द्वितीयक इकाई के रूप में काम करते हैं, कोई एक या दो कार्य करते हैं, या तो कच्चे माल को इकट्ठा कर रहा होगा, या उसे ढाल रहा होगा, या उससे कोई चीज बना रहा होगा। इकट्ठा पूरा कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक या दो काम करेंगे, तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, बड़े निवेश की आवश्यकता है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें छोटे निवेश या कम निवेश की आवश्यकता है। ये स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करते हैं, मतलब इससे आप निर्यात भी करते हैं। ये केवल क्या करते हैं, स्थानीय मांगों को पूरा करते हैं। भारत में 10 प्रमुख कितने हैं, 10 समन्वित या संकलित उद्योग हैं, और ये कितने हैं, जगह जगह खुले हैं, 400 के आसपास। हर एक जगह लोगों ने ऐसे बना दिए, 400 उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। अब इस उद्योग के सामने चुनौतियां क्या हैं, तो एक तो पूंजी की चुनौती है, श्रमिक उत्पादकता, शक्ति की आपूर्ति, नियमित शक्ति की आपूर्ति, है ना, ये सारी क्या है इसके सामने चुनौतियां हैं, आप वो लिख सकते हैं ना। कौन कौन सी, श्रमिक आपूर्ति मतलब श्रमिक उपलब्धता क्या है, शक्ति की आपूर्ति, नियमित शक्ति की आपूर्ति नहीं है, पूंजी की बहुत आवश्यकता है ना, मशीनरी का पुराना होना, मतलब इसका आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। तो ये 4 पॉइंट आप इसके चुनौतियों में लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22। भारत विश्व में एक प्रमुख लोहा एवं इस्पात उत्पादक देश है, लेकिन हम इसके पूर्ण संभाव का विकास नहीं कर सके या कर पाए। सुझाव दीजिए, ऐसे किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए जिनसे संभावनाएं पूरी हो सकें। तो अब हमें इसके बारे में लिखना है कि भाई हम इसका पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाए लोहा इस्पात का, तो हम इसके बारे में सुझाव दें, क्या करें। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई क्या कारण है कि विकास नहीं कर पाए, तो उच्च लागत, एक तो मतलब लागत जो है वो उच्च है। कोकिंग कोयला क्या है, इसकी सीमित उपलब्धता है, इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा। कम श्रमिक उत्पादकता, लेबर को आपको सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, आपको ऊर्जा की नियमित आपूर्ति करनी पड़ेगी। अविकसित संरचना, संरचना को विकसित करना पड़ेगा। और अनुसंधान तथा विकास के साधनों में कमी। ये अगर आप चीजें करते हैं तो क्या है, इन सब में आप सुधार करते हैं, यही सुझाव के रूप में भी हम ले सकते हैं। ठीक यही वाली बातें पिछले क्वेश्चन में जो चुनौतियों के रूप में थी उसमें भी हम लिख सकते हैं कि ये चुनौतियां हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक की बात की। इन सब में क्या कर दें भाई, जैसे सुझाव पूछ रहे हैं क्या है, तो उच्च लागत है, लागत की व्यवस्था कर दें, फाइनेंस हो जाए, कोकिंग कोयला सीमित है, इसकी उपलब्धता हो जाए, तो फिर हम ये कर सकते हैं। श्रमिक को और श्रमिक की उत्पादकता कम है तो श्रमिक को पढ़ाया लिखाया जाए या स्किल किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। ऊर्जा की नियमित आपूर्ति की जाए, संरचना को विकसित किया जाए और अनुसंधान और विकास किया जाए, तो फिर क्या हो सकता है, इसका पूर्ण विकास हम कर सकते हैं। ये प्रमुख कारण है। और नीचे लिख दें, अगर उपरोक्त कारणों को या उपरोक्त कमियों को दूर किया जाए तो हम इस उद्योग का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। नीचे लिख दें, अगर आप ऐसे ही पॉइंट लिखते हैं तो नीचे क्या लिख देंगे कि उपरोक्त कारणों को या उपरोक्त समस्याओं को हम दूर कर देते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो लौह इस्पात उद्योग है इसका संपूर्ण विकास संभव है। समझ में आई ना बात क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत में ऑटोमोबाइल या मोटर कार उद्योग पर उदारीकरण के प्रभावों का परीक्षण कीजिए या वर्णन कीजिए, आपको बताना है क्या है। 1991 में मोटर गाड़ी उद्योग पर लाइसेंस हटा लिया गया है ना, मतलब पहले क्या था कि लाइसेंस लेना पड़ता था, तो लाइसेंस हटा लिया गया। अर्थात विनिर्माण के लिए किसी भी इकाई की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आप निर्माण कर सकते थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, मतलब फॉरेन से जो पैसा आएगा, विदेश का पैसा आप इसमें डाल सकते हैं, यह भी अनुमति मिल गई। ऋण मिलने लगा, अन्य आर्थिक सुविधाएं भी हमको देना स्टार्ट कर दी, तो इस कारण से क्या हो गई, कई गुना इसकी मांग बढ़ जाती है। उद्योगों में यह उद्योग क्या करता है, ट्रक, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि प्रदान करता है, और ये क्या है, परिवहन के साधन है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये प्रमुख परिवहन के साधन है। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि भाई इस पर अच्छा असर पड़ा और ये उद्योग बहुत अच्छे से फलीभूत हो गया या डेवलप कर गया। प्रश्न नंबर 24। भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए।
जो आईटी सेक्टर है उसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, हमको ये बताना है। सबसे पहली चीज तो कि इसने रोजगार दिया और बहुत मात्रा में दिया, लगभग 10 लाख लोग इसमें रोजगार प्राप्त करके बैठे हुए हैं। यह उद्योग क्या करता है कि भाई विदेशी मुद्रा बहुत लाता है, लोग विदेशों में बहुत जाते हैं इस उद्योग के माध्यम से। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, विदेश में नौकरी करने लगेंगे तो विदेशी मुद्रा मिलती है, या आपने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली तो विदेश से कोई व्यक्ति आपसे सॉफ्टवेयर ले रहा है, पैसा भी आपको विदेशी मुद्रा में देगा, डॉलर में, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें क्या है कि सेवा क्षेत्र, इसमें कुछ हम बनाते तो है नहीं, हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं। तो इसने सेवा क्षेत्र के विकास में मदद की है। इससे क्या है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों को रोजगार मिला है ना, पुरुष को भी रोजगार मिला है और महिलाओं को भी रोजगार दिया गया है। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखें है ना कि पुरुष को और महिला को, और महिला पर्याप्त मात्रा में दी गई, 31% तक महिलाएं कहां हैं, सॉफ्टवेयर में है। तो ये एक बढ़िया काम हो गया कि महिलाएं जो भाई कमाने के मामले में पीछे थी या समाज में पिछड़ी थी, तो उनको भी एक मौका मिल गया, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के 2 महत्वों को बताइए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल विंडो सेवा है तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं, है ना। जो आपको अच्छा डेटा है वहां से ये आपको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, अच्छी संचार सुविधाएं, मतलब आंकड़ों का जो संचार है ना, डेटा का आदान प्रदान ये अच्छा करते हैं वहां पर, है ना। यहां पर आप जाते हैं किसी आईटी पार्क में, किसी भी आईटी पार्क में जाते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने वाली चीज भी मिल जाएगी, आपको डेटा का एनालिसिस करने वाली चीज भी मिल जाएगी, आपको जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपको एक ही बिल्डिंग में जाकर आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी कारण से इसको एकल विंडो सेवा कहा जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का महत्व क्या है? तो इस उद्योग का महत्व क्या है कि इसने कई सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है, और 2005 तक ये संख्या कितनी हो गई थी, 10 लाख से अधिक। आज की डेट में तो कई बड़ी मात्रा में, कई और मतलब 2-3 गुना 4 गुना हो गई होगी, इतने लोग इसमें रोजगार प्राप्त करके बैठे होंगे। दूसरा क्या है कि इस उद्योग में महिलाओं को लगभग कितनी दे दी गई है, 30%, 30 से 31% तक महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। पिछले 2-3 वर्षों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा बहुत ला रहा है ना, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक अच्छा साधन बन गया है कि यहां से आप विदेशी मुद्रा प्राप्त कर पा रहे हैं। अगला कारण क्या है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के पीछे कारण क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है, जिस कारण से इसका ये सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो पाया है। ये प्रमुख उसके महत्व हुआ करते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 26, भारत में औद्योगिक विकास के कारण हुए पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने के, है ना, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए कोई 3 कदम सुझाइए। हमने पढ़ा भी है कि भाई कैसे हम पर्यावरण को का निम्नीकरण करें, मतलब पर्यावरण प्रदूषण का निम्नीकरण करें, उनको कम करने के कोई 3 कारण हमको सुझाना है। पर्यावरण निम्नीकरण का मतलब क्या है, पर्यावरण को कम कर रहे हैं, तो उस पर्यावरण को कम करने के लिए, है ना, पर्यावरण क्या है, निम्नीकरण का मतलब क्या है, ये मान लो पर्यावरण है, प्रदूषण से क्या हो रहा है कि पर्यावरण घट रहा है, और घटने को क्या कहते हैं, निम्नीकरण। तो इस पर्यावरण के निम्नीकरण को कम करने के 3 कारण हमको बताना है। ठीक, तो अब देखेंगे भाई भारत में उद्योगों के विकास से पर्यावरण के निम्नीकरण को कम करने के निम्नलिखित 3 कारण हैं। ये तो अपन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, परिचय में ये लिखना ही पड़ता है ना। पहला, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, विभिन्न प्रक्रिया, जल का क्या करेंगे, जल का न्यूनतम उपयोग करेंगे। मतलब जैसे आप जल को क्या करते थे कि फेंक दिया फिर नया ले लिया, फेंक दिया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, न्यूनतम उपयोग करेंगे। जल का 2 या 2 से अधिक बार आप उपयोग करेंगे पुनर्चक्रण के द्वारा, या उसको रिसाइकिल करें। पुनर्चक्रण मतलब जल का रिसाइकिल करें, गर्म हो गया है तो कहीं खुले में छोड़ दो, ठंडा हो जाए, फिर उसी का उपयोग कर लो, फिर गर्म हो गया तो फिर उसी का उपयोग कर लो, बार बार उसी का उपयोग करना, जल का पुनर्चक्रण करना। तो जल का क्या करें, आप जल का रीयूज करें, बार बार उसी का उपयोग करें और उसको शोधन करके करें। दूसरा, जल की आवश्यक, जब आपका उद्योग आपने लगाया है तो आपको जल की आवश्यकता है, तो आप वर्षा का जल संग्रहण भी करवाएं, तो इससे आपकी जो जल की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। अगला है कि नदियों में या तालाबों में जो आप पानी डालते हैं ना, जो अपशिष्ट डालते हैं, गर्म पानी छोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गर्म जल या अपशिष्ट पदार्थ नदियों में ना बहाएं। आपको बहाना है तो इसके पहले उनका शोधन करें, उसको सही करें, फिर नदियों में छोड़ दें। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई वायु में अगर कोई प्रदूषण हो रहा है तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ आप तकनीकें उपयोग करें। जैसे कारखानों में चिमनियां क्या हो, ऊंची हो,
चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएं, मतलब जो भी धुआं के कण जा रहे हैं उनको अवशोषित करें। स्क्रबर का उपयोग करें। गैसीय प्रदूषण में अगर कोई पदार्थ आ गए हैं, वायुमंडल में आ गए हैं, तो जड़त्वीय सेपरेटर का उपयोग करें, है ना, या जड़त्वीय पृथक कारक का उपयोग करें, तो जो वो कण है उनका अवशोषण करेगा। कारखानों में कोयला का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो कोयले की जगह तेल का या गैस का उपयोग करें। तेल और गैस में क्या होता है, कोयले की तुलना में कम धुआं निकलता है, कम प्रदूषण होता है। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग जब किया जा सकता है ना, तो जनरेटर, जहां भी आप जनरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों और उपकरणों में जहां भी जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है, वहां क्या करें, आप साइलेंसर का उपयोग करें, है ना। तो साइलेंसर का उपयोग करें। जो भी मशीन आप उपयोग कर रहे हैं उसमें स्नेहक, मतलब कम आवाज वाली, आवाज ज्यादा ना हो, ऐसी चीजों का आप उपयोग करें। क्लियर। अगला है, ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा ज्यादा देती हो और ध्वनि, मतलब ऊर्जा कम लेती हो ना, ऊर्जा सक्षम हो। ऊर्जा मतलब उनको एनर्जी भी कम देनी पड़ती हो और ध्वनि भी क्या होती हो, उनसे ध्वनि प्रदूषण भी क्या हो, कम होता हो। तो ये इन मशीनों का आप उपयोग करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 3 उदाहरण के साथ समझाइए। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। हमने देखा हुआ है कौन सा, वायु, भूमि, जल और ध्वनि, है ना। इनसे क्या होता है कि उद्योगों के द्वारा धुआं छोड़ा जाता है, वायु छोड़ी जाती है, जल, भूमि और सबको प्रदूषित कर देते हैं। जल, भूमि, वायु सबको प्रदूषित कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें वायु प्रदूषण क्या है। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ, ये भी वायु प्रदूषण का कारण है, जो ठोस भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं। ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हमको मिल सकते हैं। जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा, है ना, धुआं, ये सब क्या है, इसके कारण है। मानव निर्मित प्रदूषण के साधन में आप देखेंगे सामान्यतः कि जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं वो हो गए। और ये क्या करता है वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों, इन सभी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मतलब इनके ऊपर उसके क्या है, बहुत दुष्प्रभाव है। तो एक प्रदूषण तो ये हो गया भाई, उद्योग से होने वाला जो प्रदूषण वो वायु हो गया। अगला प्रदूषण है जल। जल के साथ हम मृदा भी देख लेंगे। यहां पर जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कई सारे साधन है। कैसे, उद्योग का जो कचरा आता है वो जल में मिला दिया जाता है। आपने देखा कि 1 लीटर अवशिष्ट कितने गुना पानी को नुकसान करता है, अपने से 8 गुना, 1:8 का रेशियो है। 1 लीटर अपशिष्ट आप नदी में फेंकेंगे तो वो लगभग 8 लीटर पानी को खराब कर देगा या प्रदूषित कर देगा। क्लियर। तो अब क्या है कि भाई कोई भी औद्योगिक अपशिष्ट है उसको आप नदी में बहा रहे हैं, है ना, नदियों में छोड़ा जाता है। ये कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली कई बार प्लास्टिक फेंक दिया, हम आप भी क्या करते हैं, फूल भरते हैं, पन्नी में गांठी लगाई और बस फेंक दिया नदी में। कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, घर से मंदिर का कचरा ले गए अपन, अरे बोले कहीं रास्ते में नदी में, रोको 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 रोको, तुरंत गए फेंकाए। तो ये तो हमारा और आपका हो गया कि हम आप बहुत छोटे स्तर पर, ऐसा उद्योगों में बहुत बड़े स्तर पर होता है। उनने प्लास्टिक फेंक दिया, रबड़ फेंक दिया, ये सब क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक, जैसे लुगदी या कागज उद्योग है, इनका कुछ चीजें निकली तो पानी में इनका उपयोग होता है, वो पानी सीधा कहां बहा दिया, नदी में। रसायन के उद्योग हो गए, तेल शोधन हो गए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहां पर वो परतें चढ़ाई जाती हैं, ये सब में क्या होगा कि जो भी पानी निकलता है, जिनमें चूंकि इनमें पानी का उपयोग बहुत होता है। कपड़ा उद्योग के अंदर जो कलर हम यूज करेंगे तो पानी का, तो कलरफुल जो केमिकल वाले कलर हैं वो पानी में डले थे, उसको क्या कर दिया अपन ने, बहा दिया, सीधे कहां भेज दिया, नदियों के अंदर डाल दिया। या जहां पर नदियां नहीं है तो क्या करेंगे, उस कचड़े का ढेर लगा देंगे, और वो कचड़े का ढेर लगाएंगे तो वो औद्योगिक अपशिष्ट क्या करेगा, भूमि तथा मृदा को भी प्रदूषित कर देगा, तो जमीन भी प्रदूषित हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि जो अवांछित ध्वनि होगी, जो कानों को चुभेगी, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। जैसे औद्योगिक कार्य हो रहे हैं, कोई निर्माण हो रहा है, कारखानों के उपकरण हैं, जनरेटर हैं, ये सब क्या है, ध्वनि पैदा करते हैं। तो इनके लिए क्या करें कि भाई आप साइलेंसर का उपयोग करें, थोड़ा सा साइलेंट करें उनको, तो क्या होगा, ये ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। क्लियर ये बात। इनसे क्या होता है कि अगर आप लगातार ऐसी एनवायरमेंट में या ऐसे माहौल में रहते हैं तो आपको सुनने की क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं, आपको ऊंचा सुनाई देने लगता है। ऊंचा समझते हैं ना, तेज बोलना पड़ता है, ऊंचा मतलब ऊपर का सुर लगा के बहुत तेज चिल्लाना पड़ता है, फिर आपको सुनाई देना स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो इनसे क्या है, हमारी सुनने की क्षमताएं प्रभावित होती हैं।
ऐसा भी कहते हैं किसी व्यक्ति को बहुत देर तक ज्यादा डीजे की आवाज सुनाई जाए फुल वॉल्यूम पर तो उसके कान भी खराब हो सकते हैं, उसको इनसे चिड़चिड़ापन भी आता है, ज्यादा ध्वनि होती है तो मन भी नहीं लगता, मन भी भटकता है। तो ये सारे कारण हैं। इनके लिए क्या करें भाई, ऐसे उद्योग हैं तो साइलेंसर का प्रयोग करें, ध्वनि कम हो, मशीनरी को बदलें कि भाई ऐसी मशीनरी लाएं कि जो लाइट भी कम खाए और हल्ला भी कम करे, शोर भी कम करे, ध्वनि भी कम करे। तो ये सब क्या है, प्रदूषण के कारण है और इनके उपाय हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि भाई ये उनको प्रदूषित करते हैं और उनके उदाहरण भी देख लिए कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल संसाधन के प्रदूषण को कम करने के कोई 3 उपाय बताइए, है ना। जल संसाधन को जो प्रदूषण है उसको कम करने के, जो भी शुद्ध प्योर जो नदियों में है या कहीं और है, उनको कम करने के कोई 3 कारण बताइए। सबसे पहला तो क्या है कि जल का न्यूनतम उपयोग करें, मतलब आप इसका पुनर्चक्रण करें, बार बार उपयोग करें। दूसरा, जल की आवश्यकता है तो जल का संग्रहण करें, जो भी उद्योग जल का ज्यादा उपयोग करते हैं वो संग्रहण भी करवाएं। तीसरा, नदियों में गर्म जल या अवशिष्ट जल को डायरेक्टली ना मिलाएं। अगर ये 3 बातें मान ली जाती हैं तो इससे आपको बहुत, मतलब आप ये 3 बातें अगर मान ली गई तो आप ये मानिए कि बहुत मात्रा में जल, शुद्ध जल का प्रदूषण नहीं होगा। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पर खत्म। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर लिखने हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, विनिर्माण क्षेत्र क्या है, इसके विकास, इसे विकास की रीढ़ क्यों माना जाता है। सबसे पहले विनिर्माण क्षेत्र क्या है वो बताना है, फिर ये बताना है कि इसे विकास की रीढ़ क्यों माना जाता है। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, इसमें थोड़ी सी ज्यादा, लघु उत्तरीय प्रश्न से थोड़ा सा बढ़ा हम लिखेंगे, उससे थोड़ी सी इसके उत्तर की लंबाई ज्यादा रहेगी। कई बार उतनी भी रह सकती है, थोड़ा सा उससे ज्यादा भी रह सकती है, वो डिटेलिंग के ऊपर है आप कैसा लिख रहे हैं, है ना। जैसा आप समझेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए उत्तर की लंबाई चौड़ाई और थोड़ी बहुत, मतलब चौड़ाई क्या होगी, है ना, लंबाई जो है वो क्या है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो विनिर्माण क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। ठीक, तो यही इसका क्षेत्र हो गया। वही परिभाषा लिख दी कि भाई कौन सा क्षेत्र है, तो यही वाला क्षेत्र है। विनिर्माण को विकास की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि अब ये पॉइंट समझे क्यों कहलाता है। अभी हम इतनी बार देख चुके हैं ना कि आपको याद हो जाने चाहिए, कहीं ना कहीं लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में, है ना, दीर्घ उत्तरी में हम देख रहे हैं, अति लघु उत्तरी में हमने इतनी बार देखा कि अब ये आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, है ना, पेपर में इनसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो विनिर्माण उद्योग क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्यों इसको विकास की रीढ़ कहा जाता है। क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। क्यों है, क्योंकि ये उद्योगों में कई सारे उद्योगों के लिए आधारभूत काम करेगा, कई सारे उद्योगों की मशीनरी इसके ऊपर निर्भर होगी। विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण में क्या है, हम बना रहे हैं ना चीजें, निर्माण कर रहे हैं हम चीजें कच्चे माल से, तो ये सारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, जो भी निर्माण हो रहा है, वो सब किसके अंदर आएगा, विनिर्माण के अंदर आएगा। अगला पॉइंट, देश में औद्योगिक विकास और गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए आवश्यक शर्त है। अगर आप गरीबी बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं तो आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण ज्यादा होना चाहिए। निर्मित वस्तुओं का निर्यात क्या करता है, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है। और आप लिख सकते हैं कि और विदेशी मुद्रा को, कैसा लिख सकते हैं, और विदेशी मुद्रा को, और विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, और इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। अर्जन मतलब प्राप्त होती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, वे देश ही विकसित देश हैं जो कच्चे माल को विभिन्न या अधिक मूल्यवान तरीके से तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, है ना, एक या कई ज्यादा में बना के और अलग अलग देश में बेचते हैं। उससे क्या होता है, इनको ज्यादा पैसा मिलता है, अलग अलग जगह पर बेचते हैं, ज्यादा पैसा मिलता है, उनको ही विकसित देश कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन वहां के औद्योगिक विकास से मापा जाता है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो अब यह कथन बताना है कोई देश की आर्थिक स्थिति क्या है और उसके उद्योगों की स्थिति क्या है। अगर उस देश में उद्योग ज्यादा है तो क्या वो देश विकास है, विकसित है, विकासशील है। अगर उद्योग कम है तो क्या वो देश तब भी विकासशील या विकसित है। तो हमें यह बताना है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन उस देश के औद्योगिक विकास से किया जाता है। आप जानते हैं कि वही देश विकसित हैं जहां पर क्या हो रहा है, जहां के उद्योग बहुत विकसित हैं। जहां के उद्योग ज्यादा विकसित होंगे तो वो देश क्या है, आपके विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं।
तो इसी का क्या करना है, इसी कथन की पुष्टि हमें करना है, ये हमें बताना है। तो आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की भूमिका हम ये बताएंगे क्या है। क्योंकि विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, यही तो कारखाने लगाएंगे, यही तो फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो विनिर्माण उद्योग विकास तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। क्यों समझे जाते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ का विकास उद्योगों पर ही निर्भर है। जिसको चहुमुखी विकास आप कहते हैं, वो किस पर निर्भर है, उद्योगों पर ही निर्भर है। उद्योग आधुनिक कृषि में, आधुनिक कृषि या कृषि के आधुनिकीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, और रोजगार प्रदान होने से क्या होता है, कृषि से उनकी निर्भरता घटती है। और क्या होता है, देश के औद्योगिक विकास क्या करते हैं, बेरोजगारी गरीबी के उन्मूलन में भी सहायक होते हैं। पिछड़े उद्योगों में, पिछड़े क्षेत्रों में अगर उद्योग की स्थापना कर दी जाए तो क्या होता है, क्षेत्रीय असमानता को आप कम कर सकते हैं। वो पिछड़े थे लेकिन उद्योग बना दिया तो वो भी आप सामने आ गए हैं, आपके बराबर हो गए। उत्पादित वस्तुओं का प्रसार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये भी एक दुनिया पैदा होती है कि इनका प्रसार करें, हम फैलाएं। वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है, आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत का विकसित व विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास, भारत का जो विकास है वो किसमें निहित है, विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। अगर ये आप करते हैं तो क्या होगा, भारत का विकास, आप मतलब हम आप तो करेंगे ही करेंगे, जो भी और सरकारें हैं या कोई और है वो भी अगर ये सब करती हैं तो भारत का विकास इसी में निहित है, औद्योगिकीकरण में निहित है। ऐसे विनिर्माण के उद्योग स्थापित करने चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3 कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 5 कारकों के नाम लिखना है ना, उनकी व्याख्या करनी है, तो उनको लिखते चलेंगे। 5 कारक क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। तो कच्चे माल की उपलब्धता यहां पर लिखेंगे, अगर कच्चा माल उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध होता है या कारखाने के पास उपलब्ध होता है तो उसकी उत्पादन लागत घट जाती है, कच्चे माल के दाम भी कम हो जाते हैं, ये लिख देंगे। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, सस्ती उपलब्ध हो, ये श्रम पूंजी कहलाती है, यही उद्योग को चलाने का काम करते हैं। पूंजी व बैंक सुविधाओं की उपलब्धता, चूंकि कैपिटल चाहिए है उद्योग को चलाने के लिए, पूंजी चाहिए है, और उद्योग की जो दैनिक बैंकिंग दिनचर्या है, पैसे की आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो किसी बैंक के माध्यम से ही संचालित की जा सकती है, तो हमें बैंकिंग सुविधा की भी जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा और आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता, ऊर्जा में हमें शक्ति के संसाधन मतलब कोयला और लाइट और जल की उपलब्धता चाहिए। इनके अलावा आधारभूत संरचना, जहां पर हम उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं वो संरचना कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए। बाजार से निकटता, आपका माल बाजार में आसानी से बिक जाए, इसलिए बाजार से निकटता। परिवहन के पर्याप्त एवं द्रुतगामी साधनों की उपलब्धता, है ना, द्रुतगामी मतलब कहलाता है, यहाँ द्रुत है, द्रुतगामी का मतलब क्या होता है, जल्दी पहुंचाने वाले, फास्ट। तो परिवहन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपके पास कच्चा माल आसानी से नहीं आ पाएगा और आपका बना बनाया माल भी आसानी से बाजार में नहीं जा पाएगा। इन पॉइंटों को लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं, आप चाहें तो इनके अंदर भी कुछ बातें लिख सकते हैं। उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी विभिन्न भौतिक एवं मानवीय कारकों का वर्णन कीजिए। भौतिक कारण में क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों की आदर्श स्थिति कच्चे माल के नजदीक उपलब्ध स्रोतों पर निर्भर करती है। ऊर्जा संसाधन भौतिक कारक है, ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, विद्युत, ये सब क्या है, इनकी उपलब्धता भी उद्योगों के लिए आवश्यक है। पानी, चूंकि पानी आपको चाहिए है तो पानी की उपलब्धता या पानी व अनुकूल जलवायु की उपलब्धता भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भाई गर्मी वाला मतलब हमें ऐसा कोई कारखाना लगाना था जो ठंडी वाले इलाके में हो सकता है, मतलब जहां पर तापमान कम करके रखना पड़ता है, लेकिन आपने लगा दिया वो गर्मी वाले क्षेत्र में, तो फिर आपको एसी का खर्चा फ्री होकर का बढ़ जाएगा। तो जलवायु की अनुकूलता होनी चाहिए उन चीजों के लिए। मानवीय कारक क्या है, श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी और बैंक की उपलब्धता, अच्छा बाजार और यातायात और परिवहन की सुविधाएं, ये आपके मानवीय कारक हो जाएंगे। तो हमने इनके प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक दोनों देख लिए। ये प्राकृतिक कारक हैं या भौतिक कारक हैं, कौन कौन से हो गए, कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन, जल, और मानवीय कारक क्या, श्रम, पूंजी, बाजार और परिवहन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विनिर्माण क्षेत्र क्या है, स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। हमने लघु त्रि में इनका क्या देखा था कि भाई इनकी एक टेबल बनाकर देखा था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार से बांटा है। तो विनिर्माण क्षेत्र क्या है, ये परिभाषा फिर वही लिख देनी है, बार बार वही कि क्या है, तो ये परिभाषा वही आ जाएगी। स्वामित्व के आधार पर कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहला सार्वजनिक क्षेत्र का,
सार्वजनिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वो उपक्रम या वो उद्योग जिनका प्रबंधन सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है उनको हम सरकारी उपक्रम का क्षेत्रक है या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं या सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में भेल और सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारे उदाहरण के तौर पर हो जाएंगे। इनके बाद आ जाएगा निजी उद्योग के बारे में क्या कहें, निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका स्वामित्व या जिनका प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में होता है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित होता है, उसको निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड या डाबर उद्योग या आप पतंजलि या ऐसे और कई सारे आप लिख सकते हैं। संयुक्त उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं। उदाहरण ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग मतलब क्या है कि जिनका मतलब इनमें स्वामित्व किसका होता है, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले और श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है और यही क्या करते हैं, उद्योग को चलाते हैं। जो लाभ हानि होती है वो भी अनुपात में ये बांट लेते हैं, फायदा होगा तब भी, नुकसान होगा तब भी। ठीक, तो उदाहरण क्या है, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग, लज्जित पापड़, अमूल दूध डेयरी, ये सब क्या है, इसके कारण है। तो ये हमने स्वामित्व के आधार पर इनको देख लिया कि भाई कैसे कैसे बांटेंगे, ये स्वामित्व के आधार पर देख लिया है ना। ये 4 नंबर लिखा हुआ है, ये गलत है पॉइंट है ना, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। चलिए अगला देखना, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, 4 उदाहरणों के सहित व्याख्या कीजिए। तो अपन ने लिखा कि भाई कृषि उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं और 4 उदाहरण लिखने, 4 उदाहरण की बात करेंगे। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार को बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित किया है या बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है ना। उद्योगों के कच्चा माल कहां से आता है, कृषि पर आता है। उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक पाइप, मशीनें इत्यादि या औजार आदि के लिए किसान उद्योगों पर निर्भर है या कृषि उद्योगों पर निर्भर है। अगला पॉइंट नंबर 4, विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है बल्कि अपितु उत्पादन क्रिया या उत्पादन क्रिया भी सक्षम, सूक्ष्म नहीं हुई है, ये सक्षम लिखा है ना, ये गलत लिख गया है, सक्षम हुई है ना, वो आधा छा लिख गया वहां पर, सक्षम हुई है। तो ये 4 पॉइंट अपन यहां पर लिख देंगे। क्लियर। अगला आता है कि अगले प्रश्न में बात की जाती है, प्रश्न नंबर 7 कि आरंभिक वर्षों में सूती कपड़ा का जो उद्योग है या सूती कपड़ा उद्योग कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही केंद्रित थे, क्यों? तो शुरुआती वर्षों में कहां पर थे ये, महाराष्ट्र में और कहां पर, गुजरात में, इन 2 जगहों पर ही केंद्रित थे ना। तो अब हम लिखेंगे क्यों केंद्रित थे, क्योंकि कपास उत्पादक क्षेत्रों महाराष्ट्र और गुजरात में कच्चे माल की उपलब्धता थी, आसानी से मिल जाता था, तो इस कारण से। दूसरा, बाजार से नजदीक था, बाजार से नजदीक होने के कारण वस्तुएं यहां पर या उद्योग यहां पर क्या हुए, स्थापित हुए। तीसरा क्या लिखेंगे, यातायात के पर्याप्त साधन, पत्तनों की समीपता, जिससे कारण क्या हुआ कि घरेलू बाजार में मांग की पूर्ति कर सके और निर्यात भी कर सके। चौथा क्या है, उद्योग में काम करने के लिए श्रमिक क्या है, आराम से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। कपास चुनने के लिए, गठरी बनाने के लिए, कटाई करने के लिए, रंगाई करने के लिए, बुनाई करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, पैकेट बनाने के लिए, हर एक प्रकार के लिए आपको यहाँ पर मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि यहाँ की जलवायु इस उद्योग के लिए उपयुक्त है। नम जलवायु के कारण उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हो गए है ना। जलवायु की क्या है, जलवायु अनुकूल है इस उद्योग के लिए, तो इस कारण से उद्योग यहाँ पर स्थापित हो गए। ये बात समझ में आ गई कि कहां पर कच्चा माल या कहां पर कपास की पैदावार हो रही थी, उन्हीं इलाकों में उद्योग क्यों लगाए गए। तो पहला कारण तो वही हो गया कि भाई कपास पैदा हो रही तो कच्चा माल, फिर दूसरे कारण अपन ने लिख लिया कि भाई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कारण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, है ना। हम धागे का, चूंकि धागा हमारा कैसा है, उच्च क्वालिटी का है ना, तो इसका हम क्या करते हैं, है ना, उच्च क्वालिटी का है या ये एकदम गुणवत्ता में कैसा है, उच्च गुणवत्ता का है, इसका क्या करते हैं, हम निर्यात करते हैं। जबकि परिधान का मतलब होता है ड्रेस बनाने वाले कपड़े का आयात करते हैं, मतलब मंगाते हैं। तो इस कथन का हमें ये बताना है, इस कथन को समझाना है, उचित कारण देकर इसको समझाना है। क्या है,
अब लिखेंगे बुनाई और कताई, और प्रक्रमण कहलाता है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग, जहां पर आप सारी चीजें करते हैं, यूनिट जहां लगाते हैं, है ना। तो प्रक्रमण मतलब प्रोसेसिंग, क्रिया, जहां पर आप सब कुछ करते हैं ना। तो बुनाई, कताई और प्रक्रमण या क्रिया इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते, है ना, उपयोग नहीं कर पाएंगी। यह उद्योग की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आप भारत के बहुत अच्छे धागे का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये कमी है। जिस कारण क्या होता है, कताई करने वाले क्या करते हैं कि मजबूरी में इसका निर्यात करते हैं, उनको बाहर भेजना पड़ता है, निर्यात करते हैं। जबकि परिधान जो बनाने वाले हैं, ड्रेस बनाने वाले हैं, इनको क्या करना पड़ता है, कपड़े का आयात करना पड़ता है। बुनाई क्षेत्र में प्रगति हुई है। तैयार धागे का उपयोग देश में भी किया जाता है, लेकिन बहुत नहीं, देश में भी किया जाता है, लेकिन विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के चक्कर में इन उत्पादों को क्या कर देते हैं, इन उत्पादों का निर्यात भी किया जा सकता है या किया जाता है ना। तो ये विदेशी मुद्रा के चक्कर में भी करते हैं। क्लियर ये बात कि भाई क्या है, तो इनके दोनों के हमने कारण बता दिए। क्या है, हम उच्च क्वालिटी के धागे का उपयोग नहीं कर पाते, दूसरा विदेशी मुद्रा की लालच है, इस कारण से भी इसका निर्यात किया जाता है। अगला उद्योग है पटसन, या अगला प्रश्न है पटसन उद्योगों, है ना, या उद्योग मतलब वो मिल भी हो जाती है। पटसन उद्योगों के हुगली नदी के किनारे अवस्थित होने की 5 उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करो। हम ये पहले भी देख चुके हैं ये वाला प्रश्न, ये यहां भी आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हुगली नदी के किनारे क्यों स्थित है? एक तो क्या है, पटसन उत्पादक क्षेत्रों से निकटता है, सस्ता जल परिवहन है, और दूसरा परिवहन सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल कच्चे माल और मिलों तक आने जाने में, ले जाने में क्या है, सहायक है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर मात्रा में जल लगता है, तो जल की उपलब्धता है, इस कारण से इसको कहां स्थापित किया गया है, हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल सीमा, या यहां पर क्या हो गया, श्रमिकों की उपलब्धता हो गई, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो गए। कोलकाता एक बड़ा नगर है जो इस उद्योग को बाजार भी देता है, बैंकिंग देता है, बीमा देता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है, जूट के निर्यात में भी मदद करता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको पोर्ट भी मिलेगा कलकत्ता। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, आपके पटसन उद्योग कहां पर स्थापित हुए, हुगली नदी के आसपास स्थापित हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इस्पात के उत्पादन और खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, कथन का परीक्षण करें या वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इस्पात उत्पादन को माना जाता है, किसी भी देश के विकास को इसकी आधारभूत इकाई मानते हैं। उत्पादन के साथ उसकी खपत, अगर उस देश में उत्पादन भी हो रहा है और उसकी खपत भी हो रही है, तो वो क्या है, उसका विकास अच्छा है। अधिकतर उद्योग लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर हैं, क्योंकि इनसे ही मशीनरी बनेगी तो फिर उनकी मशीनें चल पाएंगी। तो इसी कारण से इसको उद्योगों की रीढ़ भी कहते हैं। रीढ़ के पीछे कारण क्या है कि ज्यादातर उद्योग किस पर निर्भर हैं, इन पर ही निर्भर हैं। मशीन कहां से बनेगी, लोहे की, लोहा कहां से आएगा, लोहा इस्पात उद्योग से। निजी क्षेत्र में उद्यमियों को प्रयत्न तथा उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस उद्योग को क्या हुआ है, प्रोत्साहन मिला है। उदारीकरण मतलब ये लाइसेंस राज वगैरह खत्म हो गया, और विदेश का पैसा भी, कोई दोस्त है तो उसका पैसा भी लगवा दिया यहाँ पर, या कोई इन्वेस्टर ढूंढ लाए, तो उस कारण से भी, है ना। तो इस्पात उद्योग को आर्थिक प्रतिस्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तभी क्या होगा कि जितना ज्यादा यहाँ पर अनुसंधान होगा, विकास हो, मतलब जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा अनुसंधान करेंगे, उतना इस मामले में हम और ज्यादा काम करेंगे। जिस देश में इस्पात का जितना ज्यादा उत्पादन होता है, जितनी ज्यादा खपत की जाती है, वो देश को उतना विकासशील माना जाता है या उतना विकसित माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि सतत विकास के लिए औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना एक चुनौती है, उदाहरणों के साथ कथन को समझाइए या कथन को सिद्ध कीजिए। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वो कहलाता है कि भाई ऐसा विकास जिसमें हम अपने संसाधनों का प्रयोग खुद तो करते हैं, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। क्लियर ये बात? अब इसमें कैसे हमें बताना है भाई? तो हम बताया कि सतत विकास के लिए औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना एक चुनौती है। कैसे? जहां एक और औद्योगिक विकास और विस्तार में व्यापक रूप से आगे हैं, वहीं क्या हो रहा है? हर सिक्के के दो पहलू हैं। पर्यावरण निम्नीकरण मतलब पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। पर्यावरण निम्नीकरण का भी अपने आप में कारण है, जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के रूप में है ना। ये क्या है? पर्यावरण का कम होना या निम्नीकरण क्या है? ये प्रदूषण के रूप में है। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब क्या होगा? अगले में क्या लिखेंगे भाई? आवश्यकताओं में तो बढ़ोतरी होनी है, तो आवश्यकताओं में बढ़ोतरी के लिए
आगे जो होगा वो कैसा मॉडल अपनाना है, सतत विकास मॉडल आपको अपनाना है। इन फ्यूचर आपको जब आप जो भी मॉडल अपनाएंगे वो कैसा होगा, सतत विकास मॉडल होगा। उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए, मतलब जो इंडस्ट्री बना रही है वो कैसा उत्पाद बनाए, पर्यावरण के हिसाब से बनाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। और कचरे का निपटारा या अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा भी करें, मतलब इसको डायरेक्टली पानी में या जमीन में ना छोड़ें, इसका जो भी शोधन या संशोधन जो भी करना है वो करें और उसके बाद फिर इसको छोड़ें। उद्योगों को पर्यावरण नियंत्रण के लिए नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, संचालन के अग्रणी साधनों की ओर सतत अग्रसर होना चाहिए, मतलब हमेशा ये ट्राई करते रहना चाहिए कि इस प्रकार के नए साधन आ सकते हैं क्या, उनको अपनाते रहना चाहिए। उद्योगों को पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण, अवशिष्ट के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, है ना। रीयूज, पुनः प्रयोग मतलब रीयूज, रिसाइकिल, है ना, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण, इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, अवशिष्ट का कम हो जाएगा। जैसे गर्म पानी हम नदी तालाब में भेजते हैं, आप उसका रीयूज कर लो ठंडा करके। कोई आप कचरा डायरेक्टली नदी तालाब में भेज रहे हैं तो उसका क्या करो, रिसाइकिल कर दो, उसका शोधन कर दो। या ऐसे जैसे प्लास्टिक हम फेंक रहे हैं तो फेंको मत प्लास्टिक को, कोई दूसरे कारखाने में ले जाओ, दाना बनाओ, कुछ और बना दो। तो रीयूज और रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण का कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा यहाँ पर। क्लियर। तो इससे क्या होगा, अवशिष्ट पदार्थ कम होंगे और प्रदूषण भी कम होगा, जल, भूमि और वायु हर प्रकार का प्रदूषण कम होगा इससे। अगला पॉइंट है कि यदि किसी विशेष स्थान पर अवशिष्ट को इकट्ठा करने की मजबूरी आ रही कि आप करें, तो ध्यान रखें कि वहां पर क्या हो, भूमि और जल संसाधनों से दूर रख, मतलब ऐसी कोई जमीन ना हो जहां पर खेती या खाने पीने वाली चीजें उगाते हैं और जल संसाधन ना हो, इनको दूर रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए उनको ठीक प्रकार से शोधन कर लेना चाहिए। और थर्मल प्लांटों में प्रयोग, है ना, थर्मल प्लांटों के प्रयोगों के कुछ क्षेत्रों को रोक देना चाहिए कि भाई आप इन इलाकों में थर्मल प्लांटों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो कुछ क्षेत्रों में उसका प्रयोग रोक देना चाहिए। ये पॉइंट क्या है कि भाई पर्यावरण की जो निम्नीकरण में चुनौतियां हैं वो हम ये बात कर रहे हैं, वो पॉइंट हमने लिखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय तथा विद्युत गृह कॉर्पोरेशन, जिसको आप एनटीपीसी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कहलाता है, पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाए गए तरीकों की व्याख्या करो। एनटीपीसी ने पर्यावरण और संसाधनों को सुरक्षित रखने के जो तरीके अपनाए हैं उनकी हमें व्याख्या करनी, सबसे पहला पॉइंट है ना। ये तो स्टार्टिंग हो जाएगी कि इसके द्वारा निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया है। क्या हो, आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग करें, है ना, तकनीकें कैसी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करें। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब जो राख बच रही है तो अधिकतम राख का इस्तेमाल करें और उससे क्या हो, अपशिष्ट क्या हो आपका न्यून हो जाए, अपशिष्ट क्या सो बिल्कुल कम हो जाए, न्यूनतम अपशिष्ट आपको देखने को मिले। तो अगर ये कर रहे हैं, है ना, ये हमें करना चाहिए इसके लिए, या ये एनटीपीसी कर रही है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण करना चाहिए। आप देखेंगे इस प्रकार के जो उद्योग लगते हैं एनटीपीसी वगैरह, वो अपने आसपास बहुत पेड़ पौधे लगा के रखते हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए। राख जो है, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण करना चाहिए, छान लो आप राख को, अलग कर लो, पानी में मत जाने दो, है ना, राख का संग्रह करो, राख को एक जगह पर इकट्ठा कर लो। ऐसा अगर आप करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सभी ऊर्जा संयंत्रों को पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना, ये किसके द्वारा अपनाए गए हैं, ये कदम, ये सारे कदम अपनाए गए हैं किसके द्वारा, आपके एनटीपीसी के द्वारा। तो इससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान कम हो रहा है, वो पर्यावरण के अनुकूल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में उद्योग पर्यावरण निम्नीकरण के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है, उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। निम्नीकरण का मतलब होता है पर्यावरण का क्षरण, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना, तो उसके लिए किस प्रकार जिम्मेदार है। तो हमने लिखा गया निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी है। पहला पॉइंट, उद्योग धुआं पैदा करते हैं तथा जल तथा हवा को बुरी तरीके से प्रदूषित करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा, अधिक अनुपात में अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण करती हैं। अगर ऐसी गैसें आती हैं तो क्या करती हैं, वायु प्रदूषण करती हैं। अगला है कि उद्योगों द्वारा कार्बनिक अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे भाई, अगर ये ऐसी अगर आप बातें छोड़ रहे हैं तो क्या है, पानी में डायरेक्टली छोड़ेंगे तो पानी गंदा होगा ना। अगला पॉइंट है उद्योगों से पैदा होने वाली अनचाही ध्वनि, इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण।
तो उत्तेजना, चिड़चिड़ापन आएगा, मानसिक चिंता बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करें, आप साइलेंसर का उपयोग करें। बीपी के पेशेंट के लिए भी ये नुकसानदायक है। ठीक, अगला है कि कारखानों और ताप घरों में जो गर्म जल है उसे बिना ठंडा किए आप क्या कर देते हैं, नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो जल में तापीय प्रदूषण होता है और जलीय जीवन को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसा आप ना करें। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रदूषण नहीं होगा। तो जो भी जिम्मेदार कारक हैं उनकी अपन ने बात कर ली। पहले क्या हो गया, धुआं, मतलब ये क्या हो गया, वायु प्रदूषण। ये क्या हो गया, ये भी वायु प्रदूषण का हिस्सा हो गया। ठीक, फिर ये क्या हो गया कि भाई ये जल प्रदूषण का हिस्सा हो गया। ये क्या हो गया कि ये ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा हो गया। ये क्या हो गया, तापीय प्रदूषण का हिस्सा हो गया। तो ये सब कारण क्या हो गए कि उद्योगों से प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ये सारे कारण अपन ने देख लिए, या ये पर्यावरण का निम्नीकरण करते हैं, ये कारण अपन ने देख लिए। अगला इसमें एक पॉइंट है, मतलब इसी का एक पॉइंट है कि जैसे कहीं पर कचड़े का ढेर लगा देते हैं तो हानिकारक रसायन या कुछ और चीजें ऐसी कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, कूड़ा कचड़ा इकट्ठा होता है तो वो पानी गिरता है तो रिस्क कर जमीन को खराब करता है और जो आपकी ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसको भी प्रदूषित करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, औद्योगिक प्रदूषण के 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। 5 कारक बताने हैं किस किस से होता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में लिखेंगे कि ये रंगहीन है, गंधहीन है और जहरीली गैस है। ठीक, फिर है जीवाश्म ईंधन के जलने से। ये क्या होता है, सभी मनुष्यों द्वारा जलाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन, मतलब जो गाड़ी में हम उपयोग करते हैं, बाइक और कार में, इनसे क्या होता है, 3/4 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। और ये क्या होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनती है। अगला सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैस है, ईंधनों के जलने का परिणाम है। कैसा, जब आप जो फ्यूल जलाते हैं उनसे ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती है। ये मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है और अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, या अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, प्रतिघात ग्रीन हाउस गैस है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये क्या है, ये किससे निकलती है, कार्बन आधारित ईंधनों के जलने से ये पैदा होती है। इससे अम्लीय वर्षा भी होती है, इससे भी अम्लीय वर्षा हो रही है और सल्फर डाइऑक्साइड से भी अम्लीय वर्षा हो रही है। तो इससे अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा में इसका क्या है, प्राथमिक योगदान आप देखेंगे। ये कहां होगी, ये क्या पैदा करेगी, इसके द्वारा उच्च अम्लीय क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। ये क्या होगा, मानव जीवन के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर बहुत नुकसान करेगी, उनको बहुत नुकसान देगी। आप देखते होंगे पेड़ पौधों के पत्ते पीले पड़ जाना, ताजमहल का पीला पड़ जाना, ये सब क्या है, इस अम्लीय वर्षा का ही कारण है। एक है स्पेशल पॉइजन, विशेष विष। ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। सांस जब हम लेते हैं तो उसमें जो स्पेशल विष, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते या हम पता नहीं कर पाते, वातावरण में जो घूमते रहते हैं कण, उनसे क्या होता है, अंदर जाता है और ये क्या करता है, फेफड़ों का कैंसर पैदा कर देता है या टीबी की बीमारी की संभावना पैदा कर देता है, वो विशेष विष है। तो ये क्या होगा, आपके सारे, ये हमने सारी बातें करेंगे भाई क्या क्या कारण है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, या औद्योगिक प्रदूषण के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या हैं। तो हमने ये 5 कारण यहां पर देखे। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com एक वेबसाइट डेवलप की है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें, सुविधाजनक तरीके से पढ़ सकें। जैसे ही गूगल पर आप magnetbrains.com डालेंगे, ये पेज खुलेगा, इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप यहां आएंगे तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा विषय पढ़ना है, ये सारे विषय आपको यहां मिल जाएंगे। आपने जैसे ही सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट किया तो इस सामाजिक विज्ञान का सिलेबस खुल जाएगा। आप हर को चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर पर जाकर उसके वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब ये जो वीडियो सीरीज है या जो वीडियो है उनको प्राप्त करने के लिए करना क्या है, अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल मतलब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को आप सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को खूब शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी हमारे चैनल को शेयर करें, उनको कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।